सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, सभी तक एक बार कंफर्म करेंगे। और आज के इस लेक्चर हम लोग करने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम। ओके तो चलिए शुरू किया जाए फिर बैंकिंग सिस्टम, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये रहा। विद रेफरेंस टू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द एमपीसी वॉज स्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित पटेल कमेटी। बिल्कुल 2016 में ये फिर बनाई गई थी पहली बार। ठीक है, एमपीसी 6 मेंबर्स होते हैं, 3 गवर्नमेंट से, 3 आरबीआई से। ये भी आपका सही होगा। चेयरमैन कौन होता है इसमें? चेयरमैन होता है जो आरबीआई का गवर्नर होता है। कौन है अभी करंट में आरबीआई के गवर्नर, बताएंगे कमेंट में। डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द एमपीसी। नो नो नो, गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, आरबीआई evaluates these with reference to tools used by RBI evaluate these statements। यानी आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। तो बैंक रेट वो रेट है जिसमें कि आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, रिक्वायरिंग कोलेट्रल। नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड, कोई कोलेट्रल, कोई गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती बैंक रेट में। इनफैक्ट रेपो रेट जो होता है वहां पे कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, फिर आपको पता है रिवर्स रेपो रेट में भी होती थी, इसीलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया किससे? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट से। सो नाउ दिस एंड दिस रेपो रेट एंड एसटीएफआर कॉन्स्टिट्यूट द एलएएफ विंडो ऑफ द आरबीआई, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ओके, repo rate involves borrowing by banks from RBI using government securities as collateral with the promise to repurchase them. That's why the term repurchase obligation or repo in short। ठीक है, यहीं से टर्म आता है रेपो। CRR and SLR must be maintained by both commercial banks and NBFCs. So we haven't seen about this NBFC कि NBFC क्या होती हैं और किस तरीके से होता है, बट ये आंसर गलत होगा बिकॉज NBFC को मेंटेन नहीं करना होता है ये। ठीक है, तो इंक्रीजेस, जब सीआरआर इंक्रीज करता है तो मनी मल्टीप्लायर भी इंक्रीज करता है। गलत बात, क्योंकि जब आप सीआरआर इंक्रीज करोगे, कौन इंक्रीज करेगा? आरबीआई। तो बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन में देने के लिए, और कम पैसा बचेगा तो कम इकोनॉमी में जाएगा, कम मल्टीप्लाई होगा। सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या होगा? करेक्ट पूछ रहा है। बैंक रेट इज एन एट विच प्रोवाइड्स लॉन्ग टू कमर्शियल विदाउट। ओके 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 ओके, वही मैं सोचूं कि भाई 3 4 गलत है तो पहला भी कैसे गलत हो सकता है? विदाउट कोलेट्रल लिखा हुआ है यहाँ पे, मुझे लगा कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा लिखा है। यहाँ पे लिखा है विदाउट रिक्वायरिंग कोलेट्रल, तो कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं होती बैंक रेट में, इसीलिए बैंक रेट की जो दर होती है वो रेपो रेट से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रेपो में तो कुछ गिरवी भी रखा हुआ है, तो आरबीआई वसूल भी लेगी। अब जैसे कि बैंक से आप लोन लेने जाओ और आपका कुछ गिरवी रखा ही नहीं है, तो बैंक तो घाटे में है अगर ना दिया लोन तो फिर। ठीक है, इसीलिए तो ऐसे ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली हो जाएगा। Consider the following regarding the MPC and the qualitative tools. Okay, quantitative में आता है CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट हो गया, एंड आपके जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं वो। कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस कितने तरीके के होते हैं। जल्दी बताइए कितने तरीके हुए हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, तो MPC was established based on the recommendations of the उर्जित पटेल कमेटी। यस, 6 मेंबर्स होते हैं इसमें विद इन दी आरबीआई सर्विंग एज दी चेयरमैन, विद दी आरबीआई गवर्नर सर्विंग एज दी चेयरमैन। यस, ये भी सही है। मॉरल सुएशन इज अ क्वालिटेटिव टूल। ओहो, क्वांटिटेटिव टूल। ओहो, ठीक है, गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ। ठीक है, तो 1 2 तो सही होगा, सही हो गया, 4 को भी सही होना पड़ेगा। क्रेडिट राशनिंग इज इन्वॉल्व दी आरबीआई फिक्सिंग द टोटल अमाउंट ऑफ लोन्स बैंक्स कैन इशू टू स्पेसिफिक सेक्टर वाइज। जैसे नहीं कि हम लोग राशनिंग करते हैं कि इस महीने राशन में इतना पैसा खर्च होगा, ठीक है, लॉन्ड्री में इतना, ठीक है, और रिफ्रेशमेंट में इतना, खाने पीना में, एंजॉयमेंट में, तो उसी तरीके से आरबीआई बोलता है कि स्पेसिफिक सेक्टर में कितना क्या पैसा जाएगा। ओके, चलो, तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस 2 तरीके के होते हैं। पहले मैंने 2 हुक्स क्रिएट कर दिए थे। चलो, तो 2 यहाँ पे होते हैं, एक तो होता है आपका रेपो और एक होता है आउटराइट परचेज। होता है, ध्यान रखना ओपन मार्केट ऑपरेशन को और किस नाम से जानते हैं जरा बताइए। एस से नाम शुरू होता है वो।
और आउटराइट परचेज में क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग एंड बाइंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की। Regarding the government strategy to manage the economy, consider these statements. Fiscal policy is managed by the RBI. Wrong. Fiscal policy is managed by the government of India, not the RBI. RBI जो करता है वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है, तो इसमें उल्टा लिख दिया गया, ठीक है। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन गवर्नमेंट में इंक्रीज टैक्सेस टू रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ सिटीजन्स। बिल्कुल सही बात है, ये एक फिजिकल पॉलिसी का टूल है जहाँ पे इन्फ्लेशन का मतलब है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पैसा है तो टैक्स बढ़ा दोगे तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम यानी इनके जो हाथ में इनकम बचेगी, जो खर्चने वाली होगी वो कम हो जाएगी, तो कम खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल सही है, अगर ये बिल्कुल सही है तो ये वाला नहीं होगा फिर तो। इसी तरीके से पेपर में अगर जब आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और किसी स्टेटमेंट को लेके आप 100% श्योर हो, तो इसी तरीके से ऑप्शन आप एलिमिनेशन करते आगे बढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है, सही आंसर तक पहुंचने में। थोड़ा सा टाइम भले लग सकता है, लेकिन कई बार तो हो सकता है टाइम कम भी लगे, ठीक है, लेकिन आपका सही आंसर तक आप पहुंचोगे। फैटमैन सेकेंड एडिशन, सानू कुमार रुक जाइए, ठीक है, अभी अगर आप 4.0 बैच में हैं तो एड ऑन करते चलिए, आपकी फैटमैन सेकेंड एडिशन तैयार हो जाएगी अपने आप, ओके। बाकी जैसे आएगी तो मैं बता दूंगा, अभी तो नहीं आ रही है कि मैं आपको बोल दूं कि नहीं विद इन 1 मंथ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। सो लोअरिंग सब्सिडीज इज अ फिस्कल मेजर टू यूज्ड टू डिस्करेज एक्सेसिव कंजम्पशन ड्यूरिंग इन्फ्लेशनरी पीरियड। तो सब्सिडी को कम कर देना है अगर इन्फ्लेशनरी पीरियड है, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजिंग द एमएसपी इज अ स्टैंडर्ड फिस्कल स्ट्रैटेजी टू कूल डाउन द राइजिंग फूड प्राइसेस। अगर फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तुम ध्यान से समझना, ठीक है, अगर फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एमएसपी को इंक्रीज कर दो, ठीक है। इज अ स्टैंडर्ड फिस्कल स्ट्रैटेजी यूज्ड टू कूल डाउन द राइजिंग फूड प्राइसेस। क्यों क्यों क्योंकि, ठीक है, आप खुद समझो, अगर गवर्नमेंट एमएसपी ज़्यादा अनाउंस कर दे, गवर्नमेंट ने बोला कि गेहूं के लिए हम इतना एमएसपी देंगे और ज़्यादा अच्छा खासा, तो सारे किसान क्या करेंगे, गेहूं उगाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है गेहूं का अच्छा दाम मिलने वाला है। चावल के लिए बढ़ा देगी तो चावल ज़्यादा उगाएंगे। क्यों? क्योंकि किसानों को पता है चावल के अच्छे दाम मिल जाएंगे, दबा के उगाओ, ठीक। लेकिन 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 इसको हम गलत मानेंगे। कारण इसका ये देखो, बिल्कुल सही बात है कि ज़्यादा तो उगाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को तो ज़्यादा भी पड़ेगा ना। अगर गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोक्योर कर रही, प्रोक्योर का मतलब है उसको भंडारण कर रही है, किसको, किससे लेके, किसानों से लेके। तो भाई अगर ज़्यादा दामों में, ज़्यादा हाई रेट में उसने प्रोक्योर किया है तो इनको तो फ़ायदा होगा, लेकिन एट द एंड जो कंज्यूमर रहने वाला है उसको नुकसान होगा, ठीक है। तो अगर राइजिंग फूड प्राइसेस हैं तो कूल डाउन करने के लिए एमएसपी को डिक्रीज करना पड़ेगा, तो आंसर यहाँ पे 2 and 3 ओनली हो जाएगा, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन का ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी टू मैनेज इन्फ्लेशन थ्रू फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने की सरकारी रणनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिगार्डिंग गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी टू मैनेज इन्फ्लेशन थ्रू फिस्कल पॉलिसी, इंक्रीजिंग टैक्सेस हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द डिस्पोजेबल इनकम। यस, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी। अगर आरबीआई कर रही है तो मॉनेटरी, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है तो फिस्कल, ठीक है। तो जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इन्फ्लेशन है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का यूज़ किया जाता है, जिसको कि हम हॉकिश, डियर या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। इसका उल्टा होता है ईजी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी। रिड्यूसिंग सब्सिडीज कैन डिस्करेज, ये तो सेम क्वेश्चन है यार ये तो, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं और आज हम भारत का बैंकिंग तंत्र समझने वाले हैं, बैंकिंग सिस्टम समझने वाले हैं, ठीक है। तो क्या आप सभी तैयार हैं? क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए, banking is a financial activity that involves managing money and providing financial services to individuals, businesses, lend money and facilitate transactions. ठीक है, यानी कि बैंकिंग एक वित्तीय गतिविधि है जिसमें धन का प्रबंधन करना और व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है।
ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ठीक है, बैंकिंग क्या होता है ये हम समझ गए, ठीक। बैंकिंग की जब बात आती है तो देश का जो सबसे बड़ा बैंक है वो सामने निकल के आता है, और वो कौन है? वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये सारे बैंकों का बाप है, ऐसे समझ लो। ये सारे बैंकों का बाप है आरबीआई। बाप किस सेंस में? उनको मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, लाइसेंस देना ये सारे काम करता है आरबीआई। और भी बहुत सारे हैं, जैसे उनको लोन देना, ये सारे काम किसके होते हैं? आरबीआई के। तो पहले हम आरबीआई का इतिहास जान लेते हैं, फिर आरबीआई के फंक्शंस जानेंगे, और उसके बाद बाकी के जो बैंकिंग सिस्टम्स हैं, जो बाकी की जो बैंक्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गई, आरआरबीज हो गई, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गई, एनबीएफसीज हो गई, उनके बारे में देखेंगे। ठीक है। सो आरबीआई की बात करेंगे, इट वाज एस्टैब्लिश्ड एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक कमीशन बना था, हिल्टन यंग कमीशन, 1926 में। उसके रिकमेंडेशंस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया था, जिसके लोगो में आप देखेंगे एक टाइगर है और एक पाम ट्री है, ताड़ का पेड़। ठीक है ना? ताड़ का पेड़ है और एक बाग है यहाँ पे। देन ऑफिशियल स्टार्ट। अच्छा, इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है? बस ऐसे ही जनरल पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ। ऑफिशियल स्टार्ट, ऑफिशियली स्टैब्लिश्ड अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। 1934 का जो आरबीआई एक्ट था उसके तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था, एंड स्टार्टेड ऑपरेशंस ऑन 1 अप्रैल 1935 इन कलकत्ता। तो कलकत्ता में सबसे पहले इसने ऑपरेशंस अपने शुरू किए 1 अप्रैल 1935 को। नेशनलाइजेशन की बात करें तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब हुआ था? वो हुआ था 1 जनवरी 1949 में। ठीक, लेकिन एक्ट कौन सा था अगर पूछ लेगा तो एक्ट था, आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर। ये जो लोग के पास फैटमैन है प्लीज नोट करिए वहां पे, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948। इस अधिनियम के थ्रू इसको नेशनलाइज किया गया था। अब जब नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ने शेयर होल्डिंग ले ली है, अभी प्राइवेट प्लेयर्स के पास शेयर होल्डिंग थी। यानी क्या इसका मतलब ये है कि आरबीआई पहले प्राइवेट लोगों के हाथों में था? जी हाँ, जब बना था तो जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, रिच एंड वेल्दी पीपल थे, उन्होंने इसके शेयर्स होल्ड करके रखे हुए थे, उनकी शेयर होल्डिंग थी, यानी उनकी उसमें हिस्सेदारी थी। तो नेशनलाइज कर लिया गवर्नमेंट ने, दैट मीन्स कि उनको उनका शेयर वापस दे के जितना पैसा उनका बन रहा था, गवर्नमेंट ने इसको क्या कर लिया? अपने अंडर में ले लिया। इसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो आरबीआई कब नेशनलाइज हुई? 1 जनवरी 1949 को। कौन से एक्ट के थ्रू? ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1949। तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया किसका? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको मुंबई में। ठीक है, पहले ध्यान रखिएगा कैलकाटा में हुआ करता था जब स्टैब्लिश हुआ था 1935 में, फिर अभी तब से 1937 से अब तक वो मुंबई में ही है। ठीक है, हेडक्वार्टर। फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले इंडियन गवर्नर की बात करेंगे तो सीडी देशमुख थे। पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले अगर इंडियन गवर्नर की बात करेगा तो सीडी देशमुख थे। क्लियर यहां तक? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे टाइमलाइन लिखा हुआ है। आरबीआई की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन 1926 1926 में बनता है। देन आरबीआई एक्ट पास होता है 1934 में, ध्यान रखिएगा। अब इसकी भी बात करेंगे। आरबीआई एक्ट पास होता है, ठीक है, इसके थ्रू स्टैब्लिश हुआ था। ये जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, इसके थ्रू इसको स्टैब्लिश किया गया था, नेशनलाइज किया था इस एक्ट ने, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948। ठीक है, तो स्टैब्लिश अलग एक्ट से होता है, नेशनलाइज अलग एक्ट से होता है। और कब स्टैब्लिश होता है? 1 अप्रैल 1935 को होता है। ठीक है, ऑपरेशंस 1 अप्रैल 1935 को शुरू होते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में मूव किया गया 1937 में, और तब से यहीं पे 1949 को नेशनलाइज हुआ। तो ये पूरी टाइम लाइन है, इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा कि आरबीआई का कब कब क्या क्या हुआ। ठीक है, समझ में आ गई होगी आई थिंक ये चीज सभी को। ठीक, अब आरबीआई के फंक्शंस देखते हैं। तो आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक्स को अंडर दी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, जो 1949 का बैंकिंग विनियमन अधिनियम, ठीक है, एक्ट है, उसके तहत 1949 का बैंक आरबीआई क्या करता है? बैंकों को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने से मतलब क्या है? उनका रेगुलेटर, याद करो, पानी की टंकी थी, रेगुलेटर, उसी तरीके से यहाँ पे रिलेट करो कि रेगुलेट करता है का मतलब ये है कि उनसे बोलता है जैसे सीआरआर इतना मेंटेन करना है, एसएलआर इतना मेंटेन करना है, इस तरीके से चलना है, इतना लेंडिंग नहीं करना, इतना यहाँ पे लेंडिंग करता है। तो ये सारे काम बैंकों को कौन बताने का करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई इस तरीके से रेगुलेट करता है, यानी उसकी एक्सटेंसिव अथॉरिटी है किसके ओवर? पूरा जो देश का बैंकिंग सिस्टम है, पूरे देश की जो बैंकिंग प्रणाली है, उस पे उसका ऑथराइजेशन है। तो ये
जो आरबीआई एक्ट है 1949, ये पावर देता है आरबीआई को कि वो सारे जितने भी बैंक्स हैं भारत के उनको रेगुलेट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पावर तो देता है सारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने की, लेकिन कुछ ऐसी बैंक हैं जैसे कि अभी हम देखेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनको एनबीएफसी बोलते हैं, वो इस एक्ट के तहत रेगुलेट नहीं होते हैं। ठीक है, जितनी बाकी बैंक्स हैं, अभी कितने तरीके के बैंक्स होते हैं वो भी देखेंगे, लेकिन इन जनरल जो बैंक्स हैं, इन जनरल जो हमारी बैंक्स हैं, उनको रेगुलेट किया जाता है इसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। करता आरबीआई है सबको, लेकिन एक्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो मेजॉरिटी इसी एक्ट से होती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 से। और इसीलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंक्स ऑफ बैंक्स। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रांट्स लाइसेंसेस टू बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस देने का काम है इसका। ठीक है, इंश्योरिंग दे मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर कमेंसिंग द ऑपरेशंस, तो यानी कि चालू होने से पहले, अपने ऑपरेशन शुरू करने से पहले ये सुनिश्चित करता है कि जो मानदंड हैं उनको पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। सीआरआर डिसाइड करना है, एसएलआर डिसाइड करना है, ये सारे काम किसके, आरबीआई के। द आरबीआई ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट रेट थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लाइक द रेपो रेट। ठीक है, तो इससे क्या करता है आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी जो इंस्ट्रूमेंट है इनके थ्रू जो मनी सप्लाई है उसको रेगुलेट करने का काम है आरबीआई का। ऑलराइट, डन। आगे बढ़ते हैं फंक्शंस में। दूसरा फंक्शन है मॉनेटरी अथॉरिटी। द आरबीआई फॉर्मुलेट्स एंड इंप्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मैनेज मनी सप्लाई, इंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो टू वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ये कल हम डिटेल में देख चुके हैं कि किस तरीके से जो आरबीआई है एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन और डिफ्लेशन या फिर जो स्टैग्नेशन जैसी सिचुएशन होती है जिसको हम मंदी बोलते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम आरबीआई का होता है। और किस तरीके से कंट्रोल करती है, किस तरीके की पॉलिसीज आती हैं, हॉकिश, डॉविश, वो सारी हमने कल देखी हैं। ठीक है, ऑलराइट। तो अब वही है कि कल हमने वो लेक्चर पढ़ लिया, तो अब हमारे लिए आसान है ये समझना कि हाँ क्या सीआरआर है, क्या एसएलआर है, क्या किस तरीके से ये मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता होगा, क्योंकि हमने कल सारा कुछ पढ़ लिया है। अब अगर ना पढ़ा होता, पहले ये पढ़ते, तो समझ ना आता कि भाई कहाँ क्या कैसे ये सब है क्या चीज़। ठीक है, और इसके साथ-साथ ही ये करेंसी प्रिंटिंग भी करता है। जी हाँ, आरबीआई क्या करता है, ये करेंसी प्रिंट करता है इंक्लूडिंग बैंक नोट एक्सेप्ट ₹1 नोट। तो देखिए, क्या होते हैं, एक तो हमारे कॉइन्स होते हैं, ठीक है? और एक नोट्स होते हैं। ऐसा ही होता है? बताओ, नोट्स और कॉइन्स के अलावा तो नहीं कुछ होता है? हुँ? कॉइन्स जितने होते हैं, ओके? जो कॉइन्स होते हैं, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, भारत सरकार। जितने नोट्स होते हैं, सारी कौन करती है? आरबीआई। एक्सेप्ट ₹1 नोट। जो ₹1 का नोट है, वो कौन करती है? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। यानी कि सारे नोट आरबीआई करेगी, लेकिन ₹1 का नोट नहीं करती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये पहले से चला आ रहा है, तो अभी भी चल रहा है। बस कि ₹1 का नोट कौन प्रिंट करती है? गवर्नमेंट। बस यही कारण है इसका। ठीक है, ऑलराइट। अब अगर बात करें आरबीआई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया में करेंसी कहाँ कहाँ प्रिंट होती है। नासिक में होती है, देवास, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, देवास आपके एमपी में पड़ता है, मैसूर ठीक है, साल जो हमने पढ़ा था अभी एंग्लो मैसूर वॉर, रिकॉल करो, हाँ। और सालबोनी वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे करेंसी प्रिंट होती है। और कॉइन्स कहाँ पे मिंट होते हैं, कॉइन्स सिक्के कहाँ बनते हैं? मुंबई में, हैदराबाद में, कलकत्ते में और नोएडा में। इनफैक्ट आप सिक्के को देख के ये भी बता सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ बना होगा, मुंबई में कि हैदराबाद में कि कलकत्ता में कि नोएडा में। कैसे कैसे बता सकते हैं? तो अगर मुंबई में मिंट होगा तो यहाँ पे आपको डायमंड देखने को मिलेगा, छोटा सा। यहाँ पे जब आप देखोगे सिक्के के नीचे बहुत छोटा सा ऐसा ऐसा बना होगा, ऐसा, वो डायमंड होता है। ठीक है, तो मुंबई में वो मिंट हुआ है। हैदराबाद में अगर मिंट हुआ तो स्टार देखने को मिलेगा। कैलकाटा में अगर ये वो हुआ है, नहीं कोलकाता में, तो कोई मार्क नहीं देखने को मिलेगा, नो मार्क। और अगर नोएडा में होगा तो आपको एक डॉट देखने को मिलेगा। तो अगर उसमें कोई मार्क नहीं है तो बोलो पहला बैशाख। स्टार है तो बोलो निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और अगर डायमंड है तो फिर मुंबई है। ठीक है, और डॉट है तो नोएडा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ऑलराइट, चलो। आरबीआई लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट के तौर पे भी काम करता है, मतलब अंतिम ऋणदाता है। जब बैंकों को कहीं से लोन ना मिले तो आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, इस तरीके से, इस सेंस में हम बोलते हैं कि लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट है। ध्यान रखिएगा, हम लोग यानी कि इंडिविजुअल्स, ठीक है, या कोई बिजनेस, इस तरीके से हम आरबीआई से लोन नहीं ले सकते हैं। हम बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं,
बैंकों को आरबीआई लोन देता है, हम बैंकों से लोन लेने जाते हैं। हम डायरेक्टली आरबीआई से डील नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्टली आरबीआई से लोन नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ है, आई नो, लेकिन कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है क्वेश्चन में इस तरीके से, ठीक है? 1 रुपए का तो नोट पहले बनता था, अब थोड़ी बनता है। हाँ, तो भैया अगर बनेगा आगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, ठीक है? क्लियर है? अभी वॉइस ठीक है? चलो। तो सर क्या हम भी बैंक खोल सकते हैं? विनय का है, तो अभी बताते हैं, खुलवाते हैं बैंक, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं बैंक खोलने के लिए, आते हैं उस पर, ठीक है? तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट एक्ट्स एज द फाइनल सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर द कमर्शियल बैंक्स व्हेन दे आर अनएबल टू सिक्योर लोन्स फ्रॉम अदर सोर्सेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है? तो यह वाणिज्यिक बैंकों के लिए वित्त पोषण के अंतिम स्रोत के रूप में कार्य करता है जब वे वित्तीय संकट के दौरान अन्य स्रोतों से ऋण सुरक्षित करने में असमर्थ होते हैं तब, ठीक है? तो ये फंक्शन होता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का। बैंक ऑफ बैंक्स का मतलब क्या है कि वो रेगुलेट करता है बैंक्स को। लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का मतलब क्या है? उनको लोन देता है जब उनको कहीं से नहीं मिलता है तब, ओके, ठीक है? ये टाइप्स ऑफ मनी अभी छोड़ दो, कल के लेक्चर में देखेंगे इसको, ठीक है? क्लीन मनी पॉलिसी पे आते हैं, फिर क्लीन नोट पॉलिसी। तो आरबीआई ने 1999 में 1999 में एक क्लीन नोट पॉलिसी लेके आई थी, आस्किंग द बैंक्स टू नॉट पास ऑन दी स्पॉइल्ड, ठीक है, सॉइल्ड नहीं, स्पॉइल्ड, टॉर्न एंड स्क्रिबल नोट्स टू द कस्टमर एंड डिपॉजिट द सेम टू द आरबीआई। तो आरबीआई ने बैंकों को बोला था कि जो भी खराब नोट हैं उनको लोगों को ना दें, ठीक है, वापस आरबीआई में डिपॉजिट करवाएं उसको। अब आपको ऐसा भी लग सकता है कि आरबीआई मान लो कि पैसा छाप दे, हैं? क्यों? ऐसा भी तो तुमको लग सकता है कि आरबीआई क्यों ऐसा कर रही है, पैसा छाप दे। ऐसा नहीं है, पैसा छापने से आपको पता है, अब आप बता सकते हैं कि इन्फ्लेशन हो जाएगा, ज़बरदस्ती की जो इकोनॉमी हमारी वो ओवर हीट हो जाएगी, है ना, फालतू की मनी यहाँ पर इकोनॉमी में घूमने लगेगी और वो इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसीलिए आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई ने बोला कि आप, ठीक है, तो इसीलिए अच्छा वहाँ मुझे बताओ कि अगर मान लो आप अपना नोट फाड़ देते हो, ठीक है, इफ़ यू टीयर योर नोट, ठीक है, आपके पास जो मान लो करेंसी है, मान लो आप उसको फाड़ देते हो, तो क्या इससे देश का नुकसान होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द सेक्शन 35A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। तो ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, ध्यान रखिएगा, जिससे बैंकों को रेगुलेट करता है कौन? आरबीआई। और आरबीआई एक्ट है 1934 का, जिससे वो खुद स्टैब्लिश हुआ था। और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था सेक्शन 42 क्लॉज 3, उसमें अगर कोई बैंक सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं करती तो उस पर पेनल्टी पड़ती है। तो वो 1934 में ही है जो एक्ट है कि किस तरीके से बैंकों को सीआरआर और एसएलआर सब मेंटेन करना है, ओके? तो आपके नोट फाड़ने से कुछ ऐसा इकोनॉमी में कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इससे कुछ लॉस नहीं होने वाला, सिंपली आरबीआई और करेंसी प्रिंट कर देगी, ठीक है? अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 बैंकिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज, तो जो हमारा आरबीआई एक्ट है 1934 का, उसके तहत बैंकिंग सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है? एक सेकेंड रुको, ठीक है? तो शेड्यूल्ड बैंक्स और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल्ड बैंक्स कौन सी बैंक्स होती हैं? जो शेड्यूल 2 में मेंशन्ड है, वो बैंक होती हैं। जो दूसरा जो शेड्यूल है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, जो उसमें मेंशन है उनको हम शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं, और जो उसमें मेंशन नहीं उनको नॉन शेड्यूल। शेड्यूल में आती हैं कॉमर्शियल, ठीक है, मेनली तो प्रॉफिट के लिए। अब इसमें कौन कौन सी आती हैं प्रॉफिट के लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी होती हैं, ठीक है? नॉन शेड्यूल बैंक से मेनली तो आती हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, ये मेनली नॉन प्रॉफिट के लिए होती हैं। डिपॉजिटर्स ही इसमें ओनर्स होते हैं, डिपॉजिटर्स ही इसमें ओनर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, राइट? पब्लिक सेक्टर बैंक्स 12 नेशनलाइज बैंक्स है, अभी हम देखेंगे ये नेशनलाइज किस तरीके से हुई बैंक्स। बस ये ध्यान रखिएगा कि जो आरबीआई एक्ट है 1934 का, ये बैंकों को डिवाइड करता है दो पार्ट में, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड का मतलब वो होता है जो शेड्यूल 2 जो आरबीआई एक्ट है 1934 का उसमें मेंशन है, इसमें आपकी कॉमर्शियल भी आ जाएंगी, कॉपरेटिव भी आ जाएंगी। कॉमर्शियल का मतलब ये होता है जिनका सिर्फ मेन एम क्या है? प्रॉफिट। कोऑपरेटिव में क्या है? डिपॉजिटर्स ये ओनर होते हैं और नॉन प्रॉफिट होती हैं, ठीक है, यानी इनका मेन तो एम प्रॉफिट नहीं होता है, वो बात अलग है कि खैर छोड़ो। आपने सुना पीएमसी के बारे में, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, क्या घपला कर किया था उसने 2019 में?
ठीक है। तो खैर शेड्यूल 2 जो है आपका, जो बैंक्स मेंशन है 1934 का जो एक्ट है शेड्यूल 2, उनको शेड्यूल बैंक्स बोलते हैं। ओके, ऑलराइट। अब आते हैं हिस्ट्री बैंकिंग सिस्टम का देखते हैं। हमने आरबीआई की हिस्ट्री तो समझ ली, लेकिन बैंकिंग सिस्टम की हिस्ट्री समझते हैं। तो सबसे पहली जो बैंक स्टैब्लिश हुई थी वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। 1770 में स्टैब्लिश हुई थी कलकत्ता में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया 3 प्रेसिडेंशियल बैंक्स, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 वर इवेंचुअली मर्ज्ड इनटू अ सिंगल बैंक, इंपिरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921। कल एनटीपीसी की जो हमारी पीवाईक्यू सीरीज चलती है तो उसमें मैं जब करवा रहा था तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से कि बैंक ऑफ कि मतलब तीसरी बैंक कौन बनी थी, ऐसा करके कोई तो क्वेश्चन था। ठीक है, थर्ड बैंक ये जो 3 प्रेसिडेंशियल बैंक बनी थी उसमें तीसरी थी आपकी बैंक ऑफ मद्रास। पहली थी बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में, देन बैंक ऑफ बॉम्बे एंड देन बैंक ऑफ मद्रास। बिकॉज हमें पता है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि ये जो बंगाल है, ये जो बॉम्बे और मद्रास, ये 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले कलकत्ता में बनी, देन बॉम्बे में और देन मद्रास में। फिर इन्हीं को मर्ज कर दिया गया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया 1921 में। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बाद में नेशनलाइज करके मतलब उसका राष्ट्रीयकरण करके, यानी कि उसमें गवर्नमेंट ने अपनी पूरी शेयर होल्डिंग ले ली, उसको रीनेम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI 1955 में। ठीक है, तो ऐसे समझो, बैंक ऑफ कलकत्ता बना, देन बॉम्बे, देन मद्रास, तीनों को 1921 में मर्ज कर दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। 1955 में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया SBI बन गया। और यही SBI आपको पता है, आपको लंच का बहाना देने लगा। ठीक है, खैर, द फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक इज इलाहाबाद बैंक। जो पहली इंडियन ओन्ड बैंक है वो 1865 में इलाहाबाद बैंक बनी थी। RRBs वर स्टैब्लिश्ड, ये तो आप भी हम आगे देखेंगे, इसको आप अभी स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनती है, पहली बैंक कलकत्ता में स्टैब्लिश हुई। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनी, फॉर्म बाई मर्जिंग द 3 प्रेसिडेंशियल बैंक, 3 प्रेसिडेंशियल बैंक, 1806 कलकत्ता वाली, 1840 वाली बॉम्बे वाली, 1843 वाली कलकत्ता वाली, इनको मर्ज किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और 1955 में 1955 में यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया SBI का रूप लेती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर बाद में इनको क्या किया गया, नेशनलाइज किया गया, गवर्नमेंट ने इनको अपने अंडर में लेना शुरू किया। क्यों? क्योंकि यहाँ हो क्या रहा था कि जो बैंकिंग सुविधाएं हैं वो सिर्फ अमीर लोगों को मिल रही थी। क्यों? क्योंकि अमीर लोग इन बैंकों के मालिक थे। ठीक है, तो अमीर लोगों का प्रॉफिट कहाँ बन रहा था? शहरों में। तो गांव में तो बिल्कुल जा ही नहीं रहे थे, गांव और जो दूर दराज के इलाके वहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे थे। तो और गवर्नमेंट बोल भी नहीं सकती थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि गवर्नमेंट की वहाँ पे कोई शेयर होल्डिंग नहीं थी, मेजोरिटी स्टेक नहीं था कि गवर्नमेंट उनको कुछ बोल सके। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनलाइज किया। 1969 में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पे। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। RBI एक्ट आया था 1969 का, सॉरी नेशनलाइजेशन एक्ट आया था 1969 का। 1969 में एक्ट जो अधिनियम आया था उसके तहत इनको नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, कौन सा एक्ट था? बैंकिंग नेशनलाइजेशन। ठीक है, नेशनलाइजेशन एक्ट ऑफ 1969 में। ठीक है, तो पहला फेज था, पहला चरण था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनमें डिपॉजिट वर ग्रेटर दैन ₹50 करोड़, यानी कि 50 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट था इन बैंकों का मिला के 14 का, इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया। और 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। इस टाइम पे चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, ध्यान रखिएगा, और ये भी इसी एक्ट के थ्रू ही किया गया था। ठीक है, और इनका जो मतलब काइंड ऑफ डिपॉजिट था इन बैंकों में, दैट वाज ग्रेटर दैन 200 करोड़। यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 50 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे डिपॉजिट था इनके पास। और ये जो 6 बैंक हुई 1980 में, इनका जो डिपॉजिट था वो 200 करोड़ से ज़्यादा था। ध्यान रखिएगा, नेशनलाइजेशन और कंसोलिडेशन, इन दोनों में अंतर होता है। नेशनलाइजेशन और कंसोलिडेशन में क्या अंतर होता है? जब मैं बोलता हूँ कंसोलिडेशन, ठीक है, तो कंसोलिडेशन इसका मतलब होता है बैंकों का मर्जर, बैंकों को मर्ज कर देना आपस में। क्यों मर्ज करती है गवर्नमेंट बैंक को? सो दैट बड़े इंस्टीट्यूशंस बन सकें। बड़े इंस्टीट्यूशन क्यों बन सके? सो दैट कि ग्लोबल लेवल में हमारा रिकग्निशन हो सके। अगर आज आप देखेंगे तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में टॉप 100 जो बैंक है उसमें इंडिया की सिर्फ एक बैंक है। इंडिया टॉप 5 लार्जेस्ट इकोनॉमीज में आती है, टॉप 5 में आती है, लेकिन इंडिया की सिर्फ एक ही बैंक है टॉप 100 में। और वहीं सिंगापुर जैसी जो हमसे 1/6 है इकोनॉमी में, उनकी 3 बैंक हैं, हमसे 1/6 है इकोनॉमी में, लेकिन 3 बैंक हैं उनकी टॉप 100 में, और हमारी सिर्फ एक। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कंसोलिडेशन प्रोग्राम भी शुरू किया था। और ये कंसोलिडेशन एक कमेटी बनी थी जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था। आप जरा बताइए, मैं देखता हूँ कितने लोगों को रिकॉल होता है। एन से नाम शुरू होता है, कौन सी कमेटी थी वो?
एन से नाम शुरू होता है उस कमेटी का। तो दैट वाज नरसिम्हम कमेटी। यस, अमलगमेशन ऑफ बैंक्स, कंसोलिडेशन बोल सकते हो, मर्जर बोल सकते हो, या फिर अमलगमेशन बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपकी थी नरसिम्हम कमेटी। ये जो नरसिम्हम कमेटी है ये दो थी, ठीक है। पहली वाली तो मैंने आपको बताई थी कल, और दूसरी वाली बनी थी 1998 में, ठीक है। पहली वाली आपकी वही 1980 के टाइम पे बनी थी और ये 1998 में बनी थी। इसने बोला था कि मर्जर करने के लिए। जो पहली वाली बनी थी जो मैंने कल जिक्र किया था, उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि भाई CRR SLR कम करो और ऐसी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट मत करो कि भाई SLR आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही मेंटेन करना है, ऐसा मत बोलो। किनको? बैंकों को ज़बरदस्ती मत करो। और 2 वाली ने क्या बोला था कि मर्जर करो। मतलब सिर्फ यही नहीं बोला था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था इस कमेटी का जो आपको पता होना चाहिए कि मर्जर करो। क्यों? सो दैट कि बड़ी बैंक्स बने, और बड़ी बैंकों की बड़ी पावर होती है, बड़ी पावर होती है, और हम ग्लोबल लेवल पे अपनी बैंक्स, जो हमारी बैंक्स हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जहाँ पे सिर्फ कुछ ही बैंक्स है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मर्ज करके रखा हुआ है बैंक्स को, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी अभी तक। अब आते हैं फंक्शन क्या होते हैं बैंक्स के। फंक्शन का मतलब क्या है, यानी बैंक के काम क्या होते हैं, ठीक है। तो बैंकों के काम देख लेते हैं। तो बैंक, जितने भी बैंक होते हैं उनके दो काम हैं। एक तो प्राइमरी फंक्शन, हम उनके फंक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो उनका जो मुख्य काम होता है प्राइमरी, और एक दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन। हर चीज़ का कोई प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इस बैच का प्राइमरी एम क्या है? इस बैच का प्राइमरी एम है SSC क्लियर करवाना, एग्ज़ाम क्लियर करवाना। अब इससे बहुत बच्चे स्टेट PCS भी क्लियर करते हैं, बहुत बच्चे रेलवे भी क्लियर करते हैं, बहुत बच्चे CDS CPF भी क्लियर करते हैं, ठीक है। तो वो मैं बोल सकता हूँ वो सेकेंडरी काम हो गया एक तरीके से, समझ रहे हैं आप। तो उसका प्राइमरी फंक्शन एक होगा। प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का? मुख्य काम क्या है जिसके लिए इसको बनाया गया है। अब वो बाकी चीज़ें भी कर रहा है, वो बात अलग है, बाकी चीज़ें भी उससे हो रही हैं, वो अलग है। लेकिन मेन काम क्या है उसका? मेन काम उसका ये है कि वो डिपॉजिट लोगों को ले, यानी कि उनके मनी जो है, लोगों की जो मनी है उनको अपने पास रखे और उनको लोन में चढ़ाए, लोन में दे लोगों को। तो इससे क्या होगा? इससे लोगों की सेविंग वो बढ़ेगी, ठीक है। लोग सेव करना सीखेंगे पैसे को, और वो पैसा किसी के काम आएगा। तो लोन देना, तो डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, ये उनके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। ये हम कल पढ़ चुके हैं कि डिपॉजिट्स को क्या बोलते हैं बैंक के, और बैंक के लोन्स को क्या बोलते हैं। कमेंट में बताइए क्या बोलते हैं। और फिर आते हैं सेकेंडरी फंक्शंस। जैसे कि सेकेंडरी फंक्शन में क्या आते हैं? तो सेकेंडरी फंक्शन में जैसे फॉर एग्जांपल फंड को ट्रांसफ़र कर, इसमें ये सारे फंक्शन आते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यूटिलिटी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन। इसको तो हटा ही दो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है जितना आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है उससे ज़्यादा पैसा निकाल लेना, यानी अपनी औकात से ज़्यादा खर्च कर देना, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। यानी फैसिलिटी बैंक देती है आपके काइंड ऑफ क्रेडिट स्कोर के हिसाब से कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कितना रहा है, उस हिसाब से आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इट इज़ काइंड ऑफ लोन, कि जितना आपके पास है उससे ज़्यादा आप पैसा निकाल पा रहे हो, ठीक है। एजेंसी फंक्शन क्या होते हैं? एजेंसी फंक्शन में आता है जैसे कि फंड का ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र हो गया, या फिर इनकम टैक्स कलेक्शन हो गया, ठीक है, इनकम टैक्स का कलेक्शन हो गया। ये सब क्या है, ठीक है, एजेंसी फंक्शन। लॉकर फैसिलिटी दे दी। अब लॉकर फैसिलिटी का मतलब क्या होता है? तो लॉकर आपने देखा होगा कि अगर आपको कुछ भी रखना है, मान लो कि सोना रखना है, ठीक है, आपको सोना रखना है तो आपको लॉकर देती है बैंक। कितने लोगों को ये बात पता नहीं है पहले से? क्यों? कितने लोगों को ये बात नहीं पता है? तो आपको पता होना चाहिए लॉकर भी देती है। और लोन्स क्या होते हैं? बैंक के एसेट होते हैं, और लाइबिलिटी के होते हैं डिपॉजिट्स। दो तरीके के डिपॉजिट होते हैं, है ना, डिमांड और टाइम या फिर टर्म। डिमांड क्या होते हैं? जो आप कभी भी डिमांड कर सकते हो, सेविंग और करेंट। और टाइम आपके डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट होते हैं जो लॉक्ड होते हैं फिक्स पीरियड के लिए, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। और कुछ यूटिलिटी फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि गारंटी प्रोवाइड करना, कि अगर आपका पैसा मान लो कुछ हो जाएगा तो गारंटी होती है। गारंटी बैंक की तरफ से होती है लगभग 5 लाख रुपए की, चाहे आपके अकाउंट में 5 करोड़ भी पड़े हो फिर भी मिलेंगे तुमको 5 लाख ही, ठीक है। कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जो नई गवर्नमेंट स्कीम वगैरह आती हैं, जीवन ज्योति बीमा और ये सब, है ना। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना आपका,
है ना, फाइनेंसिस को मैनेज करना, ये सब यूटिलिटी फंक्शंस में आते हैं। गारंटी प्रोवाइड करना, इन्फॉर्मेशन देना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मेन तो एजेंसी फंक्शंस ध्यान रखना, जिसमें फंड ट्रांसफर आता है, इनकम टैक्स कलेक्शन आता है, लॉकर फैसिलिटी आती है, ये एजेंसी फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस में लोन देना और डिपॉजिट लेना, ये प्राइमरी फंक्शंस होते हैं बैंक के, ठीक है। तो प्लीज़ फैटमैन में इस चीज़ को इस तरीके से चार्ट बना के लिख लो। तुम कैसे लिखोगे, ये फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक डालना, फंक्शन ऑफ बैंक, हेडिंग यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ सेकेंडरी। प्राइमरी में ये दोनों लिख लेना, लोन और डिपॉजिट, और सेकेंडरी में लिख लेना ऐसे एजेंसी और यूटिलिटी फंक्शन। एजेंसी में ही तुम ओवरड्राफ्ट को भी लिख सकते हो, एजेंसी में ही तुम ओवरड्राफ्ट को भी लिख सकते हो, चाहो तो अलग भी कर सकते हो ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट मैंने आपको बता ही दिया है, समझ गए हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप पता है कि ठीक है, हाँ ओवरड्राफ्ट मतलब अपनी जितना तुम्हारे पास पैसा है उससे ज़्यादा पैसा निकाल लेना, ओवरड्राफ्ट कहलाता है। बस एजेंसी में ये 3 लिख लेना, फंड ट्रांसफ़र, इनकम टैक्स कलेक्शन और लॉकर फैसिलिटी, बस। और यूटिलिटी में भी चाहो तो ये लिख सकते हो, वैसे इतना पूछता नहीं है मतलब यूटिलिटी वाला, बाकी तो खैर इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आरआरबीज़ को देखते हैं, रीजनल रूरल बैंक क्या होती हैं। तो बैंकें तो हमने देख ली, ये आरआरबी क्या होती हैं। तो हमारी जो बैंक्स हैं, ठीक है, हर जगह तो नहीं जा सकती हैं, हर जगह तो ब्रांच ओपन नहीं कर सकती हैं। देखो बैंक को फ़ायदा कहाँ पे है, इन जनरल अगर हम देखें तो बैंक को फ़ायदा है कि भाई शहर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा धंधा हो रहा है, व्यापार हो रहा है, वहाँ पे खोलो, ठीक है। तभी आप देखोगे जो इनिशियली बैंक ज़्यादातर ओपन हुई हो, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे ओपन हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ से माल आयात निर्यात होता था, यहाँ से खूब धंधा होता था यहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र में, क्योंकि आयात निर्यात होता था, पोर्ट थे, ठीक है। पोर्ट होने की वजह से, बंदरगाह होने की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, तो यहाँ पर बहुत सारी बैंक बनती हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे, जो गांव में रह रहे हैं, जो दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, अगर मान लो उनको अपना पैसा कहीं पे सेव करना है, उनको लोन चाहिए, उनको क्रेडिट चाहिए, तो फिर कैसे वो लेंगे। तो इसलिए गांव-गांव तक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रीजनल रूरल बैंकों को खोला गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को खोला गया। इसमें 50% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, 35% एक वहाँ की कोई बैंक होगी, कोई भी बैंक, उसको क्या स्पॉन्सर बैंक बोला जाता है कि भाई तुम इस बैंक को स्पॉन्सर करोगे। जैसे ये आरआरबी खोल दिया गया, ठीक, तो कोई बैंक होगी एसबीआई की, एचडीएफसी की, तो वो एज ए स्पॉन्सर बैंक एक्ट करेगी। कैसे स्पॉन्सर बैंक? क्योंकि वो एसबीआई है या एचडीएफसी है, कोई भी बैंक है, तो वो बैंकिंग सिस्टम में बहुत ही महारत हासिल है उसको, तो वो बड़ी आसानी से क्या है, उसको आरआरबी को चला पाएगा, किस तरीके से ऑपरेशंस चलाने हैं वो, इसलिए स्पॉन्सर बैंक का वहाँ पे ऑप्शन आता है। तो स्पॉन्सर करती हैं 35%, और जो बाकी का 15% होता है ओनरशिप, वो राज्य सरकार का होता है। तो 50% केंद्र सरकार, 35% जो स्पॉन्सर करेगी आरआरबी को, और 15% स्टेट गवर्नमेंट की हो जाएगी। रेगुलेट तो इनको आरबीआई ही करता है, लेकिन इनको सुपरवाइज करने का काम नाबार्ड का होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सुपरवाइज से मतलब क्या है? सुपरवाइज से मतलब ये है कि कहाँ कितना क्या कैसे क्या लोन देना है, क्योंकि एक तरीके से आरबीआई को, सॉरी आरबीआई बोल रहा हूँ, आरआरबीज को फंड मेजर करने का काम मेजरली नाबार्ड का होता है। वैसे तो लोग डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि आरआरबीज को इसीलिए खोला गया कि ताकि गांव के लोग भी सेविंग सीख सकें। ऐसा ना हो कि उनको गड्ढा खोद के पैसा छुपाना पड़े, सोना छिपाना पड़े, वो अपने पैसे को सेव करना सीखेंगे, उनको उसमें ब्याज मिलेगा, रूरल इकोनॉमी चलेगी। क्यों? क्योंकि जमा करेंगे, वही जमा किया हुआ पैसा बैंक आरआरबी किसी को लोन में देंगी। किसको लोन में देंगे अभी देखेंगे, क्या देखेंगे, लोगों को देंगे? नहीं, लोगों को तो देंगी, लेकिन कुछ होता है इसमें भी, वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सुपरवाइज नाबार्ड करेगा, रेगुलेट लेकिन आरबीआई करेगा, ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा ना, और ये ध्यान, नाबार्ड को चलो पहले देख ही लेते हैं, ठीक है। तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नाबार्ड आता है सबसे पहले, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। 12 जुलाई 1982 को बनता है ये, बी सिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये कमेटी बनती है, इसके रिकमेंडेशन पे, सुझावों में इसको बनाया जाता है, ठीक। एक्ट है 1981 का, मैं बोल सकता हूँ कि स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं, ठीक। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अब ये नाबार्ड डज नॉट डील डायरेक्टली विद द पीपल, डज नॉट डायरेक्टली डील विद पीपल, लोगों के साथ डायरेक्टली डील नहीं करती। इसका मतलब यह है कि हम ऐसा नहीं कि हम नाबार्ड में डिपॉजिट करवा रहे हैं, हम नाबार्ड से लोन, नाबार्ड लोगों से डील करता ही नहीं, तो किससे करता है? आरआरबी से करता है। आरआरबी लोगों को जो है इनको सुपरवाइज करने का काम, इनको पैसा देने का काम, या फिर जो बाकी बैंक हैं उनको पैसा देने का काम नाबार्ड करता है। नाबार्ड को कहाँ से पैसा मिलता है फिर? तो नाबार्ड को पैसा मिलता है जैसे उसने अपने कुछ बॉन्ड इशू कर दिए, आरबीआई से कुछ पैसा ले लिया, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से पैसा ले लिया, वहाँ से नाबार्ड को पैसा मिलता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट से ले लिया, फंड कर दिया उसने, तो यहाँ से नाबार्ड को पैसा मिलता है, और ये इस तरीके से फंड करती है आरबीआई को,
सॉरी आरआरबी को, नॉट आरबीआई को, आरआरबी को। और आरआरबी यहाँ पीछे लिखा हुआ था, जो मैंने स्किप करवा दिया था आपको यहाँ पे, अगर आपने देखा हो तो आरआरबी जो एक्ट है 1976 का, वहाँ पे लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था। चलो कोई नहीं, यहाँ पे कहीं लिखा था ना, चलो मैं लिख देता हूँ फिर से, यहाँ पे कहीं पे तो लिखा था, हुआ था, ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो आरआरबी है, इनको आरआरबी जो एक्ट है वो 1976 का, उससे इस्टेब्लिश किया गया था। 1976 का जो अधिनियम आया था, इनको ग्रामीण बैंक भी बोला जाता है। और सबसे पहली जो देश में ग्रामीण बैंक खुली थी वो थी आपकी 2 अक्टूबर 1975 में मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में प्रथम ग्रामीण बैंक, ठीक है। बाद में केलकर कमेटी बनी थी, उसने ये सुझाव दिया था कि ज़्यादा आरआरबीज़ मत ओपन करो, लिमिटेड आरआरबीज़ ओपन करो अगर इस तरीके से कभी सवाल बन जाए तो, ठीक है। केलकर कमेटी बनी थी, उसके रिकमेंडेशंस थे ये, ठीक है। तो नाबार्ड के फंक्शंस क्या हैं? ये लोन ऑफर करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रमोट एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी यह कृषि विकास और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कृषि विकास और ग्रामीण विकास, यह सहकारी बैंकों और आरआरबीज की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उनके कामकाज की निगरानी और विनियमन करता है। इट ओवरसीज एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड आरआरबीज टू इंश्योर दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन ध्यान रखना, रेगुलेट करने का काम वो आरबीआई ही करेगा मेनली। अनलाइक कमर्शियल बैंक, नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड लोन और बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स, यानी लोगों को ये डायरेक्टली अपनी बैंकिंग सर्विसेज नहीं देता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वेरियस रूरल फाइनेंसिंग स्कीम्स थ्रू प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, रुपे किसान कार्ड्स, इनके थ्रू क्या है फाइनेंशियल क्या करता है, प्रोवाइड्स वेरियस रूरल फाइनेंसिंग स्कीम्स, ये स्कीम प्रोवाइड करता है कौन? नाबार्ड। इन 2015 नाबार्ड हैड लॉन्च्ड इनिशिएटिव्स ई शक्ति एंड LEDP, दैट इज लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक ध्यान रखिएगा, नाबार्ड ने, चलो वैसे तो आई थिंक आगे देखेंगे लिखा होगा, वो नया लिखा हो तो मुझे याद दिलाना, एक SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया था उसने, किसने? नाबार्ड ने। अच्छा, यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप बता सकते हो। किसी को यहाँ तक कोई अभी डाउट तो नहीं है ना? सर अगर लॉकर में चोरी हो जाए तो क्या बैंक रिटर्न करेगी क्या हमारी ज्वेलरी? बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल ज्योति जी, वर्ल्ड बैंक भी दे देता है, ठीक है। आरआरबी को नहीं, नाबार्ड, आरआरबी को नहीं, नाबार्ड को। नाबार्ड और स्टेट इंडिविजुअल कौन है? नाबार्ड तो भाई ले सकता है नाबार्ड, ठीक है। ओके, नो सर। यस, यूपी पुलिस की आ गई है डेट। चलो, नोट कहाँ से प्रिंट हुआ ये कैसे जाने? ये जानने का तो कोई तरीका नहीं है कि नोट कहाँ से प्रिंट हुआ है। कॉइन्स का होता है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाकी SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम अभी हम आगे होगा वो, ठीक है, 1992 में स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक है ये। इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1988, 1988 में, और अधिनियम था 1987 का, 1987 के एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ ये। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, जैसे हाउसिंग जो सेक्टर है उसके लिए बैंक अलग से नेशनल हाउसिंग बैंक है ये, ठीक है। ऐसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए SIDBI है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। 2 अप्रैल 1990 को बना था ये। सेबी 1988 में बना था, 12 अप्रैल 1988 को, थ्रू दी सेबी एक्ट ऑफ 1992। ध्यान रखिएगा, बन तो पहले गया था, लेकिन स्टैट्यूटरी रिकग्निशन, आई थिंक सभी को पता है कि स्टैट्यूटरी जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है एक एक्ट, एक अधिनियम, ठीक है। तो एक्ट आया था 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे हैं, ठीक है। ओके, देन फंक्शंस ऑफ सेबी क्या है? तो जो भी आप देखते हैं म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, ये सब रेगुलेट करने का काम, यानी कि जो पूरा, ठीक है, पूरा सिक्योरिटीज़ का मार्केट है ये देखने का काम सेबी का है। सेबी कई बार ना कंडीशन लाता रहता है, जैसे कि जो फिनफ्लुएंसर्स होते हैं उनके लिए लेके आया था अभी कुछ टाइम पहले। फिनफ्लुएंसर का मतलब जो फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे, कि ये बेच दो शेयर, वो बेच दो शेयर।
अब वो नहीं दे सकते हैं, बिना सेबी से लाइसेंस लिए वो कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से सेबी क्या करता है, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करता है, सेफ गार्ड करता है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थे इन्फ्लुएंसर, ठीक है, जिनको कुछ आता जाता नहीं था, ठीक है, वो फेक करते थे अपने पोर्टफोलियो को कि देखो हमारे पोर्टफोलियो में 10 करोड़ 20 करोड़ पड़े हुए हैं, तो लोग देख लेते थे कि अच्छा इतना है, तो मतलब है कि हाँ ठीक ठाक है। और लोगों को, हर किसको नहीं तुरंत पैसा कमाना है, और ज़्यादातर लोगों को तुरंत ही पैसा कमाना है कि तुरंत रातों रात अमीर बन जाए। तो उनको लगता है हो ये बता देंगे कि ये बेच दो, ये ख़रीद लो, बस इसी से हम अमीर हो जाएंगे। और ये नहीं सोचते अगर ऐसे ही अमीर होने लगे तो हर कोई यही ना करने लगे, हर कोई 3 लोगों को ना जोड़ने लगे। क्यों हर कोई 3 लोगों को ना जोड़ने लगे? हम तो पागल हैं जो पढ़ा रहे हैं। क्यों तुम भी पागल हो जो पढ़ रहे हो? मिल के 3 लोगों को जोड़ते हैं। एक बार आए थे हमारे पास भी 3 लोगों वाले जो होते हैं ना MLM वाले, कि ये तो मतलब मैंने वही कहा, तो मैंने कहा फिर हम लोग फिर छोड़ते हैं सब दुनियादारी, सब क्यों लगे हुए हैं? कोई टाटा गाड़ियाँ बना रहा है ना, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, नौकरी का क्यों सब सब 3 लोगों को जोड़ने लगे? ठीक है, तो इतनी ध्यान रखें, कभी भी जहाँ पे भी इजी मनी दिखे आपको तो सतर्क हो जाइए। टेलीग्राम में भी आजकल काफ़ी फ्रॉड चलते हैं, जहाँ पे एक मैसेज आएगा कि मेरे कहने पे ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या फिर ये टेलीग्राम बंद हो रहा है तो मेरे कहने पे ये ज्वाइन कर लो, और मेरे कहने पे यहाँ पर इतने पैसे लगा दो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मेरे पास मैसेजेस आ चुके हैं कि सर आपके टेलीग्राम में आया था, हमने पैसे लगा दिए चले गए। तो भाई वो ऐड होते हैं, ठीक है। अब टेलीग्राम हमारे हाथ में नहीं है कि उसके ऐड को भी हम कंट्रोल करें, और ये भी हमारे हाथ में नहीं है आई थिंक, जितना मुझे पता है, नहीं तो मैं हटा दूंगा, क्योंकि जब यूट्यूब पे नहीं होते तो वहाँ कैसे ही होंगे कि हम उन ऐड को हटा भी सकें, ठीक है। क्योंकि इतने ही बोगस ऐड होते हैं, मतलब यूट्यूब पे तो ऐसा नहीं होता है कि यूट्यूब का अगेन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, गूगल के द्वारा ओन्ड है तो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन टेलीग्राम उतने रेगुलेशन नहीं। टेलीग्राम में न जाने क्या क्या होता है, ठीक है, टेलीग्राम में न जाने क्या क्या हो जाता है। और ख़ासकर जो गर्ल्स हैं उनके लिए भी एडवाइस है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है उसको प्राइवेट करके रखें, ठीक है, खासकर जो आपकी प्रोफाइल फ़ोटो होती है, बिकॉज बहुत सारी गर्ल्स की इस तरीके के मैसेज आते हैं कि मिसयूज़ किया जाता है उनकी जो प्रोफाइल फ़ोटो है, तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। IRDAI पे आते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में थ्रू द एक्ट ऑफ 1999। बस ध्यान रखना है कहाँ पे, सॉरी कब इस्टेब्लिश हुआ था, बस, ठीक है, बस इतनी ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्यों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना में, ओके, हैदराबाद तेलंगाना में। देन आते हैं NAFED, 2 अक्टूबर 1958 को बना था, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इट इज़ एन एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स। यह है कृषि उपज विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट करने के लिए, यानी कि जो भी कृषि उपज होती है उसको प्रचार करने के लिए उसका, ठीक है, उसके लिए कोऑपरेटिव्स बने हुए हैं। देन आते हैं IDBI, ये क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है आपका। 1974 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एज अ सब्सिडियरी ऑफ RBI के सब्सिडियरी के तौर पे। LIC लेटर एक्वायर्ड 51% स्टेक इन दी बैंक। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस जितना 1-2 लाइन लिखी हुई है उनको ध्यान रखना। अब ये इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं। और ये क्या है? ये है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सूक्ष्म वित्त संस्थान, ठीक है। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि, ठीक है, कि इन है क्या ये माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस का मतलब ये है सूक्ष्म, माइक्रो छोटा, ठीक है। तो जो छोटी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। होते क्या हैं ये? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट का मतलब होता है छोटे लोन देती हैं, एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन, सेविंग, इंश्योरेंस, रेमिटेंस टू लो इनकम पॉपुलेशन। जिनकी इनकम को कम होती है उनको देने का काम है, ठीक है। जिस तरीके से RRB को इस्टेब्लिश किया गया सो दैट गाँव को टारगेट किया जा सके मेनली, तो MFIs को इस्टेब्लिश किया गया सो दैट कि जो जिनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते, उनको छोटा लोन चाहिए, उनके लिए जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटा धंधा डाल रहे हैं, ठीक है। MFIs प्रोवाइड अ कोलेटरल फ्री लोन
ठीक है। पहली बात तो कुछ चीज़ें आपको बता दूं, जो MFIs होते हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956, 1956 का जो कंपनीज एक्ट है, आई थिंक लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है, ठीक है, कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो RBI जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के तहत रजिस्टर्ड हैं। जो बैंक से हमारी नॉर्मल जो बैंक्स हम देख रहे थे, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत रजिस्टर्ड थे, ठीक है। और ये 1956, ओके, 1956 का जो कंपनीज एक्ट है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी तो खैर कंपनीज एक्ट 2013 हो चुका है भाई, ओके। यहाँ पे अगर कोई, ठीक है, ओके, सॉरी, यहाँ पे भी हम NBFC MFI पे नहीं आए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं, फिर NBFC पे आएंगे, फिर NBFC MFI पे आएंगे, और फिर बाकी जो हमारे MFIs होते हैं उन पे आएंगे। पहले ये समझ लो MFI होते क्या हैं। तो ये समझ गए कि जो माइक्रो क्रेडिट होता है, यानी कि जो छोटे लोन देने का काम होता है इनका, इनके लोन कोलेटरल फ्री होते हैं। कोलेटरल आपको पता है, जो गिरवी जो कोई भी चीज़ होती है उसको हम कोलेटरल बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इसमें कुछ गिरवी नहीं रखना है आपको, बिना गिरवी रखे आप लोन ले जा सकते हैं अप टू, अगर आपकी इनकम है 3 लाख पर एनम, यानी इसमें लिमिट है। उन्हीं हाउस होल्ड को मिलेगा, उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी सालाना इनकम 3 लाख से कम है, और उनको जो लोन मिलेगा जनरली 1 लाख या उससे कम का मिलता है। फादर किसको बोलते हैं MFI का? मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस को क्यों बोलते हैं? मोहम्मद यूनुस कौन है? जो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का कौन है? फाउंडर है ये। और अभी जो बांग्लादेश की जो इंतरिम सरकार है, इंतरिम जो गवर्नमेंट है, जिसने कि ये माना जाता है इसी ने शेख हसीना की जो सरकार है उसको गिराने का काम किया मोहम्मद यूनुस ने, यही मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का संस्थापक है, जिसके लिए इसको 2006 में नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया जाता है। किसको? मोहम्मद यूनुस को। फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं इसको, याद रहेगा आपको, ठीक है। फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन सा था इंडिया में? सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन अहमदाबाद इन 1974। पहली माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थी, एक तरीके की SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो एक तरीके का MFI ही होता है। तो वो 1974 में बना था अहमदाबाद में। बिजनेस मॉडल क्या होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का? द बिजनेस मॉडल ऑफ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स रिवॉल्व्स अराउंड प्रोवाइडिंग स्मॉल लोन्स, छोटे लोन, लो इनकम इंडिविजुअल्स को, मेनली रूरल एरिया में, ठीक है, थ्रू वेरियस स्कीम्स एंड ग्रुप्स। ये काम होता है माइक्रो फाइनेंस बैंक्स का। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आते हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? 10 से 20 लोगों का समूह होता है, जो BPL होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। वो क्या करते हैं? जो साथ में आते हैं, ठीक है, अपनी लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, और वो लोन लेते हैं, उनको बोलते हैं SHG, ठीक है। ये क्या करते हैं? कुछ सेविंग करते हैं, अपना बैंक में खाता खुलवाते हैं और बैंक से फिर लोन लेते हैं ये, ठीक है। और वो ग्रुप लोन होता है, ग्रुप लोन मतलब पूरा ग्रुप लोन लेता है, और वहाँ पर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ग्रुप की कमिटमेंट होती है कि हाँ, हम लोन इस तरीके से पे बैक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। SHG प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स, ये कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं टू मेंबर्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट दैन द इनफॉर्मल सेक्टर। सेल्फ हेल्प ग्रुप, और सेल्फ हेल्प ग्रुप खुद भी बैंक से क्या करते हैं? इनको मतलब कोलेटरल फ्री लोन मिलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लो इंटरेस्ट रेट में, ये पता होना चाहिए। एंड ऑल्सो हेल्प वुमेन एंड अदर मार्जिनलाइज ग्रुप्स, ठीक है, बिकम मोर सेल्फ रिलायंट। JLG पे आते हैं, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। इसमें 4 से 10, कहीं कहीं पे आपको 5 से 10 भी मिलेगा, लेकिन SSC में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 4 से 10 था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 से 10 ही मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इट कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ 4 to 10 पीपल हु कम टुगेदर टू अप्लाई फॉर अ बैंक लोन। थोड़ा सिमिलर है, SHG की तरह है, यहाँ भी कोलेटरल फ्री लोन ही मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है? इंडिविजुअल भी कोई लोन ले सकता है। वहाँ पे ग्रुप लोन था, यहाँ पे इंडिविजुअल भी ले सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप की होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि 5 लोग हैं ग्रुप में, एक ने लिया तो बाकी जो 4 लोग हैं वो उसको पिंच करेंगे अगर वो लोन नहीं भरेगा। तो एक तरीके से ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ग्रुप गारंटी होती है। लोन यहाँ पे इंडिविजुअली भी लिया जा सकता है। तो यहाँ वहाँ पे 10 से 20 लोगों का मेंबर होता है। JLG की अगर बात करेंगे 4 से 10 लोगों का समूह होता है ये। जॉइंट लाइबिलिटी, नाम से ही समझ आ रहा है, जॉइंट लाइबिलिटी, यानी कि जॉइंटली सब अपनी लाइबिलिटी वो करते हैं। मतलब कि भाई अगर 5 लोग हैं तो सब लोग की लाइबिलिटी है, वो सब की लाइबिलिटी है कि वो लोन अगर किसी एक ने भी लिया तो सबकी लाइबिलिटी है कि उसको भरा जाए, उसको पे बैक किया जाए। तो इसीलिए बोलते हैं जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, ठीक है। ऑल राइट। अब आते हैं, ये आपका रुकिएगा भी थोड़ा सा, मुद्रा योजना के बारे में। अब आते हैं NBFCs पे।
ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ क्या होती हैं, ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, MFI जिनको बोलते हैं, ये अभी हमने SHG पढ़ा, हमने JLG पढ़ा, एक होते हैं NBFC MFI। तो उसके लिए पहले हमें NBFC को समझना पड़ेगा, तब हम NBFC MFI पे आ पाएंगे। तो NBFCs आर नोन एज नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट ऑफर वेरियस बैंकिंग सर्विसेज बट डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। देखो अभी किसी ने पूछा था सर बैंक अगर हमें खोलनी है तो क्या किसकी ज़रूरत है, तो बेटा बैंक खोलनी है ना नॉर्मल, तो 500 करोड़ रुपए बस लगेंगे। ठीक है, इतने रुपए अगर हैं तुम्हारे पास, इतना अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम खोल सकते हो बैंक। पेड अप कैपिटल की अगर बात करेंगे तो इतना होना अनिवार्य है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैंक जो है एक खोल सकते हैं। ओके, देन अगर बात करेंगे, ठीक है, देन अगर बात करेंगे किसकी, अगर हम बात कर लें NBFC की, तो इनको कितने पैसे की ज़रूरत है, सिर्फ सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 500 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, ठीक है, इनको सिर्फ यहाँ पे ज़रूरत होती है 5 करोड़ की NBFCs को। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अगर खोल रहे हो तो सिर्फ 2 करोड़ की ज़रूरत होती है। इन जनरल अगर बात करेंगे तो सिर्फ 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये सिर्फ कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। और रजिस्टर्ड किसके अंडर में होती हैं, रजिस्टर्ड किसके अंडर में होती हैं, ये कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। ठीक है, ऑलराइट, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं, रेगुलेट होती हैं RBI एक्ट ऑफ 1934 से। अभी यहाँ पे कैच है, अगर आपको रिकॉल, अगर आप याद कर पा रहे हो तो हमने देखा था पीछे, क्या देखा था हमने पीछे देखा था 1949 का जो एक्ट था वो रेगुलेट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे यार 500 करोड़ ही करो, बिकॉज 50 करोड़ में तो ऐसे कोई भी खोल लेगा, 500 करोड़ ही होगा। ठीक है, मुझे भी एकदम से कन्फ्यूजन हो गया, 50 और 500 में 500 ही होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, NBFC का 5 होता है, और मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट में खोलना है तो 2 करोड़ चलता है, और वैसे इन जनरल खोलना है तो 5 करोड़, और नॉर्मल बैंक है तो फिर 500 करोड़। ठीक है, ओके, और हर बैंक का अलग अलग होता है। ये मैं बात करूँ शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, अब कहीं और तुम देख लो 100 करोड़, तो 100 करोड़ अलग होता है वो। ठीक है, 100 करोड़ जो पेमेंट बैंक्स होती हैं उनके लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पेमेंट बैंक्स होती हैं उनके लिए 100 करोड़ होता है, बाकी नॉर्मल के लिए बता रहा हूँ 500 करोड़ होता है, NBFC के लिए 5 करोड़ होता है। ओके, तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो बैंक्स को रेगुलेट करने का काम है वो RBI ही करती है, RBI एक्ट ऑफ 1949 के थ्रू। यहाँ पे भी RBI करेगी, लेकिन 1934 के एक्ट के थ्रू। ये रजिस्टर्ड होती है अंडर दी कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। वो किस एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड है, वही आपका 1949 का जो एक्ट है। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। अब NBFC की खास बात ये है, ये वो बैंक होती हैं जो कि डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर आपने कभी सुना हो बजाज फिनसर्व, अगर आपने सुना हो मुथूट फाइनेंस, ये सारी NBFC हैं। मुथूट फाइनेंस हो गई, बजाज फिनसर्व हो गई, ये सब ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं, यानी डिपॉजिट तो ले सकती हैं लेकिन टर्म या टाइम डिपॉजिट ले सकती हैं, डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं। लाइक सेविंग, करेंट अकाउंट। अब सोचो कल ये मैं लेक्चर पढ़ा था, मैं बोलता डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं, अब तुमको समझ ही नहीं आता डिमांड डिपॉजिट होता क्या चीज़ है। अभी आपको पता है डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। NBFCs प्रोवाइड लोन्स अगेंस्ट गोल्ड एंड दीज आर कॉल्ड एज गोल्ड लोन्स। ठीक होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। डिपॉजिट्स आर नॉट गारंटेड इन NBFCs। व्हाट डज दिस मीन, अभी मैंने आपको बताया था कि आपके जो डिपॉजिट होते हैं, जो भी आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में, वो गारंटेड होता है। गारंटेड का मतलब अगर कुछ भी होगा, बैंक दिवालिया भी हो जाएगी तो भी आपको कुछ पैसा मिलेगा, और वो पैसा कितना है, 5 लाख मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है, ऐसा मत समझिएगा कि आपके अकाउंट में अगर 2 लाख है तो आपको 5 लाख मिल जाएंगे, या आपके अकाउंट में 20 लाख है तो आपको 20 लाख मिल जाएंगे। मैक्सिमम इतने मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे। चाहे आपके अकाउंट में 50 करोड़ भी पड़े हों, इससे ज़्यादा तो रुपये तो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सबको 5 लाख बांट दिए जाएंगे सीधा धर के, जिसके अगर मान लो कि अकाउंट में 2,000 रुपये पड़े हुए तो उसको 2,000, या उससे ज़्यादा तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है वो। ठीक है, तो ये इतनी सिक्योरिटी है बैंक की तरफ से। ठीक है, तो दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट एंड कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स। व्हाट आर द चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स? जैसे अगर आपको अपने अकाउंट से पैसा निकालना हो तो आप जब चेक भरते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, सेल्फ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं सेल्फ, तो वो होती है चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्फ। तो वो इस तरीके की चेक इशू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन नहीं इशू कर सकते हैं, जो NBFCs हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है, कि ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं और चेक इशू नहीं कर सकते हैं। लोन दे सकते हैं,
ठीक है, लोन दे सकते हैं ये। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन CRR/SLR। अब क्योंकि ध्यान रखिएगा, इन ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, चेक इशू नहीं कर सकते हैं, ये CRR और SLR भी इनको मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ध्यान रखिए NBFCs, ये एक फैक्ट यहाँ पर नोट करेंगे, आर नॉट द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती NBFCs। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पेमेंट करते हैं, मान लो मुझे SBI से, मान लो कि कोई UPI में पेमेंट करना है HDFC बैंक में, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, इस पेमेंट को ट्रांसफ़र करता है। पहले SBI में जाएगा, फिर NPCI उसको काइंड ऑफ HDFC में भेजेगा। इस तरीके से पेमेंट पूरी सेटल होती है। इसको बोलते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है, अधिनियम है 2007 का, जिससे कि, ठीक है, ये एक्ट है 2007 का, जिससे कि RBI इस पूरे पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका पार्ट NBFCs नहीं होते हैं। ठीक, क्लियर है यहाँ तक NBFC के बारे में? ठीक है, इनको CRR/SLR मेंटेन नहीं करना है, और क्योंकि CRR/SLR नहीं है तो फिर ये लोन भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है, RBI से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है लेफ्ट विंडो का इनके पास, डायरेक्टली लोन ले लें। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओके, मतलब कि RBI से डायरेक्टली लोन नहीं लेंगे तो फिर कहाँ से लेंगे, जो बाकी अदर बैंक से वहाँ से लोन ले सकते हैं NBFCs। तो ये हिंदी में पूरा लिखा हुआ है। अब आते हैं NBFC MFI पे। तो MFI क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो छोटे बैंक्स होते हैं जो ऐसे लोगों को लोन देते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और छोटे लोन देते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो मतलब जिनकी इनकम 3 लाख से नीचे है, उन लोगों को छोटा लोन यानी कि 1 लाख से कम, इतना लोन देते हैं। तो हमने देखा SHG हो गया, JLG हो गया। इसी तरीके से NBFC MFI होते हैं, यानी ऐसे NBFC जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर RBI एंड रेगुलेटेड बाय RBI। ठीक है, ओके, जनरली RBI रेगुलेशन करता है, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत रेगुलेशन चेंज हो जाता है, बट मेनली RBI ही करता है। दे प्रोवाइड माइक्रो लोन्स एंड माइक्रो फाइनेंशियल सर्विसेज टू लो इनकम इंडिविजुअल्स, स्पेशली इन रूरल एरियाज हु लैक एक्सेस टू फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज। इनको स्टैब्लिश किया गया था NBFC MFI को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मालेगाम कमेटी। 2010 में ये समिति बनती है, इसने रिकमेंड किया था कि NBFC MFI बनने चाहिए। As per RBI guidelines for entities other than NBFC MFIs, the maximum limit for microfinance loans is 25% of the total assets. To qualify, ये थोड़ा सा भी होल्ड करिएगा, ठीक है। To qualify for NBFC MFI license, they are required to have 75% of total assets in the form of microfinance loans. इसका मतलब ये है कि जितने भी लोन देंगे, अगर आपको NBFC MFI का तमगा चाहिए, स्टेटस चाहिए, तो जितने भी आपके लोन हैं, जितना भी आपका जो क्रेडिट है, उसका 75% आपका टोटल एसेट का मतलब है बैंक का लोन ही उसका एसेट होता है। तो 75% ऑफ योर एसेट यानी 75% ऑफ योर लोन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन। माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होते हैं, जिसमें कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको दिए जाते हैं जिन हाउस होल्ड की इनकम 3 लाख से कम है। तो ऐसे जो, अगर आपको NBFC MFI का स्टेटस चाहिए तो आपके 75% लोन्स माइक्रो फाइनेंस लोन्स होने चाहिए, सिंपल बात। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अभी ख़त्म नहीं हुआ है लेक्चर, ठीक है। एक चीज़ मुझे आपको बतानी है अभी, ठीक है, फिर आप लोग डाउट पूछ लीजिएगा। अभी पहले मैं एक चीज़ बता लूँ, एंड दैट इज़, जैसे कि ये अभी हम MFI की बात कर रहे हैं, तो इसी तरीके से कुछ RBI प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट सेट करके रखती है। क्या सेट करके रखती है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL टारगेट्स जिनको बोलते हैं। बैंकों को ये बोला जाता है, क्या बैंकों को ये बोला जाता है कि आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करो। प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब ये होता है ऐसे सेक्टर्स जहां पे ज़्यादा क्रेडिट देना है, ज़्यादा लोन देना है। किसको? बैंकों को। किसने बोला है? RBI ने बोला है। ठीक है, क्यों? क्यों बोला है RBI ने? क्योंकि बैंक क्या करेंगे, जनरली बैंकों को तो मुनाफा चाहिए, तो बैंक क्या करेंगी? बैंक ऐसे लोगों को लोन देंगी
जिनसे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सके, ज़्यादा लोन रिकवरी के चांसेस हों। सिंपल सी बात है। यानी इस हिसाब से वो कभी किसानों को लोन नहीं देंगी, कभी बहुत गरीब आदमी को लोन नहीं देंगी, है ना, कभी नया धंधा किसी को सेटअप करना है उसको लोन नहीं देंगी, है ना, कोई ट्राइबल है उसको लोन नहीं देंगी जनरली। सिंपल सी बात है। अब मान लो कि एक कोई सूट बूट ढांस के एकदम गया है, ठीक है, और एक कोई एकदम गमछा डाल के गया, एकदम किसान सा लग रहा है, किसको बैंक वाले ज़्यादा तवज्जो देंगे लोन में? सिंपल सी बात है, जो सूट बूट पहन के गया है, क्योंकि ज़्यादा लोन भी लेगा, ठीक है, और ज़्यादा डिपॉजिट करने के भी उसके चांसेस हैं। ठीक है, अगर मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरा डिपॉजिट, मान लो कि मेरा डिपॉजिट है बैंक में 50 लाख रुपए, ठीक, और एक का है 5,000 रुपये, तो बैंक किसको हाथों हाथ लेगी? 50 लाख वाले को। 5,000 वाले को क्यों लेगी वो? समझ रहे हो आप? तो इसीलिए आरबीआई बोलता है कि प्रायोरिटी सेक्टर, उसने आरबीआई ने 8 कैटेगरी सेट कर रखी हैं प्रायोरिटी सेक्टर की 8 कैटेगरीज हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर, ठीक है, एमएसएमई ये सभी आ जाते हैं आपके। तो 8 ऐसी कैटेगरीज हैं जो पीएसएल के तहत आते हैं, और इसमें आरबीआई ने टारगेट सेट कर रखे हैं कि आपको 40% जो आपका लोन है, 40% ऑफ ए एन बी सी, ठीक है। व्हाट इज दिस ए एन बी सी? ए एन बी सी का मतलब तुम समझ लो, एश्योर्ड नेट बैंक क्रेडिट। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन आपको मैं बता दूं कुछ नहीं, जो बैंक लोन देती है ना वही है एनबीसी, अश्योर्ड नेट बैंक। अब नेट है तो मतलब ये कुछ हटा रहे होंगे, जी हाँ। तो जो बैंकों का बिल विल का है ना, बिल डेली के खर्चे हो गए, ये सारे, ये वाला पैसा हटाने के बाद जो बैंक लोन में चढ़ाती है पैसे को, उसका वो 40% जो है बैंकों को पीएसएल में देना है, अगर उसकी जो ब्रांचेस हैं 20 से ज़्यादा हैं तो, और अगर कम है तो 32% ऑफ ए एन बी सी, ठीक है, 32% ऑफ ए एन बी सी, अगर आपकी ब्रांचेस 20 से कम है तो, ठीक। और अगर आप ना, और इसमें भी सब टारगेट होते हैं, वैसे आपको बता दूं सब टारगेट कैसे। तो सब टारगेट जैसे आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में 18% देना है ऑफ ए एन बी सी, 12% आपको जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वीकर सेक्शन में कौन आता है? वीकर सेक्शन में विमेन आती है, SC ST आता है, ओके, ट्राइबल्स आते हैं, और ट्राइबल्स वही एस टी वाले ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आते हैं, इनको 12% ऑफ ए एन बी सी, वही 18% हो चाहे 12% हो, दैट ए एन बी सी मतलब एश्योर्ड नेट बैंक क्रेडिट, सिंपल टर्म्स में लोन जो देती है बैंक, ठीक है। और अगर मान लो ये नहीं भर पाए लोन, और सॉरी नहीं ये टारगेट सेट कर पाए, तो फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है एक आरबीआई का, उसमें डेवलप कर दो, तो उसमें पैसा डाल दो। तो फिर बैंक तो ऐसे वो करेंगी नहीं, इसी में पैसे नहीं डाल देंगे बाद में, नहीं, इसमें नहीं डालती हैं बैंक। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इससे अच्छा है वो सोचती हैं कि हम इसको टारगेट को फुलफिल ही कर लें, या फिर अगर फुलफिल नहीं कर पा रही हैं तो ऐसे बैंकों को दे दें जिनको टारगेट अपने फुलफिल करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो जो जैसे फॉर एग्जांपल आरआरबीज हैं, जो रीजनल रूरल बैंक है, तो इनका तो काम ही है गांव में ऑपरेट करना, तो इनके लिए पीएसएल टारगेट ज़्यादा सेट किए गए हैं। इनके लिए पता है कितने? इनके लिए 75% ऑफ एएनबीसी, क्योंकि इनको तो इसीलिए सेटअप ही किया गया है कि आप गांव में जाओ और गांव के लोगों को लोन दो, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे आपने सुना होगा कभी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सबसे बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनके लिए भी 75% होता है। बस अंतर ये होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एनबीएफसी के लिए क्या होता है? एनबीएफसी के लिए क्यों, अगर मैं बोलूं एनबीएफसी के लिए क्या टारगेट्स होते हैं, तो ध्यान रखना एनबीएफसी के लिए नो पीएसएल टारगेट्स, कोई पीएसएल टारगेट्स नहीं होते हैं, ओके। और एमएफआई के लिए तो हम देख चुके हैं एनबीएफसी एमएफआई कि आपका 75% जो है लोन वो माइक्रो फाइनेंस के तौर पे होना चाहिए। क्लियर है इतनी चीज़? एनबीएफसी के लिए कोई पीएसएल टारगेट नहीं, कोई सीआरआर एसएलआर नॉर्म्स नहीं, चेक नहीं इशू कर सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, बैंकिंग एक्ट ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के तहत आरबीआई इनको रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। क्लियर है? ओके, डन, ठीक है। अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जैसे खासकर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, इनको ज़रा देख लीजिएगा, ये काफ़ी थोड़ा सा ना इनका खतरा रहता है, खतरा इन दी सेंस क्योंकि इनका डुअल रेगुलेशन होता है। डुअल रेगुलेशन कैसे?
तो डुअल रेगुलेशन ऐसे होता है कि एक तो आरबीआई इनको रेगुलेट करेगा, ठीक है, और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उस पर्टिकुलर स्टेट का जहाँ पे सेटअप है। तो इस तरीके से डुअल रेगुलेशन होता है, जिसकी वजह से कई बार चांसेस होते हैं कि फेल कर जाएं, जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र, ठीक है, जो कोऑपरेटिव बैंक थी, पीएमसी बैंक थी, 2019 में फेल हुई थी क्योंकि आरबीआई को पता ही नहीं लग पाया और इसने ऐसे लोगों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को लोन देती गई, ठीक है, और उसको छुपाती भी गई, और बाद में एक पॉइंट के बाद आके फेल हो गई एकदम। जब खोली इसकी किताबें तब पता चला कि यहाँ पे तो सब गड़बड़ घोटाला हो रखा है, जो लोगों ने यहाँ पैसा डाल रखा था उन सब का पैसा गया, अभी तक पैसा उन लोगों को नहीं मिल पाया, काफ़ी लोगों को। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि आरबीआई के अलावा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है जो उस पर्टिकुलर स्टेट की होती है, और यहाँ पर पॉलिटिकल नेक्सस बन जाते हैं तुरंत, और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े बिल्डर होते हैं, ये सोसाइटी बना रहे हैं, वो सोसाइटी बना रहे हैं, वो सब यहीं से लोगों का पैसा चूसते हैं, लेते हैं, रीपे बैक करते नहीं हैं, और इस तरीके से वो पूरा फ्रॉड चलता रहता है। और इसी ऐसे आपकी पीएमसी बैंक फेल भी करी थी। तो ध्यान रखना, इसमें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होती हैं, डुअल रेगुलेशंस होते हैं आरबीआई के और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे हमने कुछ छोड़ा था, अगर आपको याद हो, मुद्रा वाला चीज़, ठीक है। तो मुद्रा हम एक बार कवर कर लेते हैं। क्या है मुद्रा? तो एक्चुअल में ये होते हैं छोटे लोन्स जो एमएसएमई सेक्टर में दिए जाते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ गवर्नमेंट स्कीम दैट प्रमोट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? वित्तीय समावेश, यानी कि जितनी भी वित्तीय गतिविधियां हो रही हैं, जैसे पैसा सेव करना बैंक में, पैसा लोन लेना, उधार में लेना, वही सब फाइनेंशियल सर्विसेज में आती हैं। तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। जब हम सारे लोगों को इस फाइनेंशियल एक्टिविटी में ले लें, सारे लोगों से मतलब भाई अमीर लोग तो हैं ही, जो लोग शहर में रह रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो लोग गांव में रह रहे हैं, जो गरीब हैं, जो वेमेन हैं, जो SC ST हैं, उनको भी अगर हम ले लें, दैट इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो जो RRB खोली गई या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खोले गए, इनका मेन पर्पज़ क्या था? इनका मेन पर्पज़ था फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, ताकि पॉवर्टी को कम किया जा सके, और फाइनेंशियल इंक्लूजन ताकि इन लोगों को भी फाइनेंशियली इंक्लूड किया जा सके, इन लोगों के भी अकाउंट खोले जा सकें, और इन लोगों को भी अगर लोन की ज़रूरत पड़े तो इन लोगों को भी लोन अवेल किया जा सके। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है भाई। तो ये उसी की एक स्कीम है, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा। ये 2015 में 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुई थी, और 100% इसकी जो फंडिंग है ये कहाँ से आती है? सिडबी की तरफ से आती है। शिशु, किशोर, तरुण, पहले 3 तरीके के लोन होते थे, और अभी एक कैटेगरी और ऐड की जा चुकी है, तरुण प्लस। 50,000 तक का लोन यहाँ मिलता है, यहाँ 50,000 से 5 लाख तक का, तरुण में 5 लाख से 10 लाख, और तरुण प्लस में 10 लाख से लेके 20 लाख तक का यहाँ पे लोन मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपका क्या साइज़ है, ठीक है, क्या इम्पैक्ट है, उसके बेसिस पे आपको ये लोन दिया जाता है अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये मुद्रा का फुल फॉर्म है, ठीक है। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। क्लियर है? ठीक, चलिए अभी लगाते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग, जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए हो, ठीक है, क्लास की एंड क्विजेज एंड नोट्स एंड एवरीथिंग, तो आप यहाँ पे 4.0 बैच को एक्सेस कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ फैटमैन में अच्छा क्या क्या नोट करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो जो मैंने कुछ चीज़ें जो बता दी थी वो तो थी, प्लस जो लास्ट मैंने आपको बताया अभी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। PSL जो टारगेट्स हैं इनको नोट कर लीजिएगा, बाकी तो मैंने बता दिया। एक तो नरसिम्हम कमेटी 2 अमलगमेशन वाला ऑफ बैंक वाला नोट करना है आपने, और जो बैंक के फंक्शंस हैं, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस, ठीक है, सेकेंडरी में एजेंसी और यूटिलिटी और ओवरड्राफ्ट, वो बस कर लेना है, ठीक है। बाकी तो सब आपके उसमें बुक में है ही, ओके। PSL रिपीट कर दीजिए, ओके, ठीक है, कर रहे हैं सर जी। SFB क्या होता है? SFB होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं ये, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं SFB, ठीक है। SFB होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे कि आपकी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उनको भी इसीलिए खोला जाता है ताकि जो लोग बड़ी बड़ी बैंकों से लोन नहीं ले सकते हैं, छोटे लोन, उनके लिए भी NBFC जो टारगेट होते हैं वो 75% होते हैं, मतलब उनको भी प्रायोरिटी सेक्टर ज़्यादा लेंडिंग करनी है, इसीलिए उनको खोला जाता है। अब वो होती क्या है ना, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं, अब ये मत समझ लेना कि यहाँ भी कोलेटरल फ्री मिलता है, चाहे तुम RRB ले लो
और चाहे एसएफबी ले लो, यहाँ गिरवी रखना पड़ता है, यहाँ कोलेटरल फ्री लोन नहीं मिलता है। कोलेटरल फ्री लोन मिलता है सिर्फ और सिर्फ एमएफआई में, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में, जहाँ कुछ गिरवी नहीं रखना होता है। जब ये तुमको मुद्रा पढ़ा रहा था ना, मुद्रा वाला, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, यहाँ भी कुछ कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो पीएसएल क्या है कि बैंकों को आरबीआई के द्वारा बोला जाता है कि 8 सेक्टर हैं, जैसे कि किसानों को हो गया, ठीक है, वीकर सेक्शन में मतलब महिला आ गई है ना, ट्राइबल लोग आ गए, ये सब लोग, दलित आ गए, तो इन सब को आपको इतना परसेंट लोन है आपका, जो पैसा आप दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं तो 40 रुपये इन सेक्टर में, इन 8 लोग कैटेगरीज में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आरबीआई नहीं बोलेगा तो बैंक सिर्फ क्या करेगा, अपने मुनाफे के लिए ऐसे लोगों को लोन देगा जिससे उसको ज़्यादा पैसा आ सके, फालतू की झंझट ना हो। तभी आप देखो कि जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं वो ज़्यादा अपनी सेंटर्स, ब्रांचेस गांव में जाके नहीं खोलती हैं, ऐसी जगह नहीं खोलती हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा मुनाफा ना हो। आप देख लो एचडीएफसी या फिर एचडीएफसी बैंक हो या फिर आपकी कोटक महिंद्रा हो, आपको देखने को मिलेंगे क्या ज़्यादा गांव में होंगे। अब एचडीएफसी थोड़ा थोड़ा रीच पेनेट्रेट कर रही है, लेकिन कोटक जैसे महिंद्रा बैंक हो गई, ये सब, इनफैक्ट इनके अगर आप केवाईसी प्रोसेस ही करने जाओगे, इनका केवाईसी, कोटक की अगर बात करें, इनका केवाईसी इतना मुश्किल है कि गांव का आदमी तो अगर ऑनलाइन खुलवाना भी चाहे बैंक कोटक में, खुलवा ही नहीं पाएगा, इतना मुश्किल है। अगर मतलब थोड़ा पढ़ा लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो एकदम इतने वो होते हैं ना कि आदमी कन्फ्यूज़ हो जाए। ऐसा नहीं कि जैसे वो कुछ चीज़ें पूछते हैं तो वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन इतना आदमी डर जाता है ना तो बहुत मुश्किल होता है। तो क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे उनको कुछ मुनाफा नहीं होगा, इसलिए तो इसलिए वो ऐसे टारगेट सेट करके रखती है। ठीक है, तो ये 4.0 बैच है, इंग्लिश का 2.0 है, जहाँ पीएसपी सर आपको पढ़ाते हैं, और ये कॉम्बो है। ऑलराइट, चलिए अभी हम क्वेश्चंस कर लें। क्वेश्चंस कहाँ गए यार? चलो करिए, पहला क्वेश्चन करिए। नाबार्ड लिंकेज वाला नहीं बताया, ओके ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं, एक सेकेंड। नाबार्ड ने 1992 में 1992 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, एसएचजी बैंक लिंकेज, जहाँ पे एसएचजीज को बैंक के साथ लिंक किया था, सो दैट कि एसएचजीज को ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प मिल सके बैंक से, सिंपल। ठीक है, तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था नाबार्ड के द्वारा, सो दैट कि ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, किसको? एसएचजीज को, थ्रू दी बैंक, उनको लिंक करने काम किया था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एसएचजीज बैंकों के इन्फ्लुएंस में आ ही नहीं पाते, इनको पता ही नहीं चल पाता है। एनबीएफसी कैन नॉट, एनबीएफसी क्या नहीं कर सकती हैं? ठीक है, थोड़ा रुकिएगा, आई थिंक कुछ इशू हो गया है, एक सेकंड रुको। क्या हो गया यार? ओके, अभी स्क्रीन दिख रही है, एक बार कमेंट करना। एनबीएफसी कैन नॉट व्हाट? हैप्पी बर्थडे ऋचा जी। चलो, नहीं बिल्कुल अजीत नहीं है, आरबीआई में आप लोग नहीं खोल सकते हैं सर। लास्ट में नोट जाता कहाँ है? लास्ट में नोट जाता कहाँ है मतलब घूमता रहता है जब तक फट नहीं जाता है सर। टाइप्स ऑफ मनी रह गया है, वो नहीं करवाना है अभी। वो टाइप्स ऑफ मनी मैंने बोला था कल कराऊंगा मैं, लास्ट में नहीं। टाइप्स ऑफ मनी कल के लिए बोला था वो। सर बैंक रन की सिचुएशन में सिर्फ आरबीआई ही लास्ट रिसॉर्ट लेंडर क्यों होता है, गवर्नमेंट क्यों नहीं? वही अब पैसा आरबीआई के पास होता है, आरबीआई भी खुद गवर्नमेंट को फंडिंग करती है, जिसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, अगर आपको याद हो। उसमें गवर्नमेंट खुद से भी पैसा प्रिंट करवाती है आरबीआई से, वो अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जब हमारा देश आज़ाद था तो हमारे देश के पास कितने पैसे थे, कितने रुपए थे पता है? मतलब आप ये समझ लो कि 75 करोड़ रुपए सिर्फ हमें देने थे, किसको? पाकिस्तान को। जिसमें हमने 20 करोड़ तो दे दिए थे पाकिस्तान को, क्योंकि पहले आरबीआई जो है इंडिया का और पाकिस्तान दोनों का कॉमन बैंक के तौर पे एक्ट करता था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कॉमन बैंक था आरबीआई। ठीक है, तो जब आज़ाद हुए, मतलब जब पार्टीशन हुआ
तो 75 करोड़ पाकिस्तान को मिलने थे, उसमें से 20 करोड़ तो हमने दे दिए थे तुरंत ही, लेकिन 55 करोड़ हमने होल्ड कर लिए थे। किस लिए होल्ड कर लिए थे? इसको सबक सिखाने के लिए। लेकिन गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उन्होंने ये बोला कि जब तक पाकिस्तान के पैसे नहीं दिए जाएंगे तब तक वो आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे नहीं तो, ठीक है। तो फिर मजबूरन इंडियन गवर्नमेंट को, आरबीआई को पैसे देने पड़े, 55 करोड़ भी, ठीक है, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, जो हमने प्रॉमिस किया वो देंगे। और यही एक कारण था कि क्यों गोडसे ने गांधी जी की हत्या करी, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस ये भी था कि ये इंडिया के कम पाकिस्तान के मतलब फादर ऑफ नेशन ज़्यादा हैं, उनकी चिंता ज़्यादा है इनको, जबकि मतलब मेन ये था। इसलिए गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा था कि अगर हम इसको पैसा दे देंगे तो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ये करेगा यहाँ पर पाकिस्तान और रीजन में। चीको तुम रोज़ यूजीसी पे कुछ बोलिए। क्या नहीं, यूजीसी पे क्या कुछ बोलते हैं? यूजीसी पे कुछ बोलिए, रोज़ यूजीसी पे कुछ बोलिए, क्यों बोलते हैं? पहले जब बोल चुके हैं तो एनबीएफसी कैन नॉट गिव लोन्स, तो कई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्या नहीं कर सकती हैं? लोन नहीं दे सकती हैं? दे सकती हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती? कर सकती हैं। बोरो नहीं कर सकती हैं? ठीक है, कर सकती हैं फ्रॉम बैंक्स। एनबीएफसी क्या नहीं कर सकती हैं? कैन नॉट सीक डिमांड डिपॉजिट, और चेक इशू नहीं कर सकती हैं। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनबीएफसी इज नॉट करेक्ट? अविनाश जी जल्दी होगा। लोन लेके पैसा वापस नहीं किया तो कल की क्लास में देखेंगे वो, ठीक है, जिसको एनपीए वगैरह बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। प्लीज माउंटेन पीक में डिफरेंस। माउंटेन रेंज का मतलब होता है पहाड़ों की श्रृंखला। ऐसे इनमें जो ये देख रहे हो ये पीक्स हैं, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये पीक्स हैं, ये पूरी रेंज है। एनबीएफसी इज़ नॉट करेक्ट। एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। क्या सही नहीं है? बिल्कुल सही है। कैन नॉट गिव लोन्स, नॉट करेक्ट। कैन नॉट गिव लोन्स, बिल्कुल दे सकती हैं लोन्स। डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती हैं। कैन नॉट इशू चेक डॉन एंड देन सेल, कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस, सब सही है, और पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन लोन तो दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया? इसमें से एजेंसी फंक्शन कौन सा होता है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड, एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, या प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? एजेंसी फंक्शन कौन सा है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, इन्वेस्टमेंट करना, एक्सेप्टेंस ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट, या प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? ठीक, लॉ कर देना, इनकम टैक्स वो करना, ये सब क्या है? एजेंसी फंक्शन में आता है, ठीक है। नरवणे बुक के बारे में बताइए। अच्छा, सर व्हाट अबाउट रंपा रेविलियन? मतलब रंपा रेविलियन तुमको यहाँ याद आ रहा है? अबाउट अ बोरोवर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ बोरोवर फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट? माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में कौन सा सही नहीं है? द बोरोवर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिट। यस, 3 लाख से नहीं होना चाहिए ज़्यादा। द बोरोवर शुड नॉट सीक लोन बियॉन्ड अ लिमिट। यस, 1 लाख से ज़्यादा लोन आप सीख मत करो। बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज टू ऑफर कोलेटरल। ही कैन रिफ्यूज़, ठीक है। जो माइक्रो फाइनेंस में कोलेटरल फ्री लोन मिलता है तो मना कर सकता है लोन देने से, ठीक है। निष्ठा क्या? निष्ठा पता चलेगा क्या है। द बोरोवर शुड नॉट रिफ्यूज़ टू पे एनी इंटरेस्ट रेट। शुड नॉट रिफ्यूज़ नहीं भैया, इंटरेस्ट रेट तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट तो पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये बता। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक फंक्शंस एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भारत में अंतिम उधारदाता के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? बताएं जल्दी से। तो 4.0 बैच में 500 का 4.0 बैच 500 का कर दीजिए, आपकी शादी बहुत सुंदर लड़की से होगी, मैं दुआ करूँगा। अच्छा, और अगर 400 कर दिया तो? और अगर फ्री कर दिया तो? किससे शादी करवा दोगे मेरी? क्यों?
अगर फ्री कर दिया तो किससे शादी करवा दोगे फिर? लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, तो लेंडिंग टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री बॉडीज व्हेन दे फेल टू बोरो फ्रॉम अदर सोर्सेज, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स, प्रोवाइडिंग सॉरी लेंडिंग टू गवर्नमेंट्स टू फाइनेंस बजटरी डेफिसिट्स। देखो बजटरी डेफिसिट करने के लिए फाइनेंस तो करता है आरबीआई, लेकिन लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट क्यों बोलते हैं उसको? इसलिए बोलते हैं क्योंकि, ठीक है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग टेम्पररी क्राइसिस, ठीक है, इंडस्ट्रियल बॉडीज़ को नहीं, बैंक्स को जब प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला, चलो अगला नहीं, पहले ये कर लो, ये करो। सनी लियोनी, अच्छा ओके ओके ओके। स्वर्ग परी से हो गया, अनन्या पांडे से, अच्छा इंद्रलोक की अप्सरा से, ओहो ये इंद्रलोक कहाँ पड़ता है भाई? सिडनी स्वीनी, ये कौन है भाई? पहली बार सुन रहा हूँ। प्लास्टिक मनी, हॉट मनी, भैया मेरे जतिन क्या तुम लोग सो रहे होते क्या बीच में? अभी बताया 2 बार, अभी बीच में फिर बताया, अभी 5 मिनट पहले ही, तो छूटा नहीं है, अभी करेंगे उसको हम लोग। हो सकता है आई थिंक पीछे कोई लोग देख रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। बच्चे सुंदर सुंदर होंगे अगर फ्री कर दिए तो, अच्छा। और मान लो हम पैसा तुमको दे दिए वापस, अगर मान लो तुम बैच लो हमारा, हम तुमको पैसे दे दें फिर? तो गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट। पढ़ो, ऐसा नहीं कि बस तुरंत ये तो आईएएस का क्वेश्चन है, हाँ हम तो ऐसे सीखते, हम नहीं करोगे, ठीक है। द सेंट्रल सर्टन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट द राइट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई इन पब्लिक इंटरेस्ट। अब ध्यान से पढ़ो, certain provisions in the constitution of India give the central government the right to issue directions, यानी संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट डायरेक्शन दे सकता है आरबीआई को। कभी मैंने पॉलिटी में तुमको ऐसा पढ़ाया? कहीं ऐसा आरबीआई कहीं लिखा हुआ है? कहीं आरबीआई शब्द ही नहीं लिखा हुआ पूरे संविधान में, तो कहाँ इस तरीके का लिखा होगा? संविधान में बोल रहा लिखा है, खत्म। हल्का क्वेश्चन था। श्रद्धा कपूर, अच्छा मिस यूनिवर्स, इंदर लोग दिल्ली में हैं, अच्छा तो वहाँ की कौन सी परी है भाई? एक बोल रहा निर्मला ताई, अच्छा हाँ आपको दुआ देंगे बेटा, दुआ नहीं चाहिए हमको, कुछ गुड और सर्विस चाहिए मुझे, दुआ नहीं चाहिए, ठीक है। फिर मुझे कुछ टैंजिबल चीज़ चाहिए, ठीक है, टैंजिबल चीज़, दुआ से काम नहीं चलेगा। आपके पोते पोती भी सुंदर होंगे, अच्छा बेटा, नहीं पोते पोती नहीं होंगे वो तो फिर उसके बाद तुम बताओ अब क्या ऑप्शन बचा है। Consider the following statement. The SHG program was originally initiated by the State Bank of India, providing नाबार्ड ने शुरू किया था 1992 में SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ठीक है। अभी पढ़े थे हम लोग, ठीक है, तो पहला गलत, तो ये तो नहीं होगा। इन एन SHG ऑल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स। यस, ठीक है, सही होगा ये भी। आरआरबीज एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट SHGs, बिल्कुल सपोर्ट करती हैं SHGs को, तो ओनली 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीछे कुछ छोड़े थे हमने, ये तो कल कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन और कर लो फिर हम करते हैं हाले। सब आप लालची हो गए, अच्छा कोई बोल रहा है, अच्छा कौन बोल रहा है? Which of the following are the sources of income for the Reserve Bank of India, RBI? Buying and selling the government bonds, RBI के सोर्सेज क्या इनकम का? गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेल और बाई करना, बिल्कुल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, पेंशन, देखो पेंशन फंड मैनेजमेंट नहीं है, पेंशन मैनेज नहीं करता है, उसके लिए PFRDA करके होता है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो मैनेज करता है। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज एंड प्रमोटिंग प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, ठीक है, ये भी होगा, लेकिन ये आपका नहीं होगा। लेंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज़ को लेंड नहीं करता ये, तो 1 2 5 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके चलो अब लगाते हैं क्वेश्चन ये वाले, ये वाला क्वेश्चन करो पहले। 6 बैंकों को कब राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो हमें पता है राष्ट्रीयकरण जो है 2 फेजेस में हुआ था, ठीक है।
2 फेजेस में होता है। 2 फेज़ कौन कौन से हुआ था? पहला वाला 1969 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, और दूसरा फेज़ हुआ था 1980 में, 1980 में। यहाँ 14 बैंक्स नेशनलाइज हुई थी जिनका पेड अप कैपिटल फेड डिपॉजिट लगभग आप ये बोल सकते हो कि था 50 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा था, और इनका था जो बाकी की हमारी बैंक्स हुई थी 6 बैंक्स, उनका 200 करोड़ से ज़्यादा। तो ये कब हुई थी? 1980 में। ओके, ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी एडिशनल बैंक्स वर नेशनलाइज इन? तो वही अगेन 6 हो जाएगा। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज यूनियन हैव एक्सक्लूसिव पावर? तो यूनियन का एक्सक्लूसिव पावर कहाँ पे है? तो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस भी है, बैंकिंग आपका यूनियन सब्जेक्ट है। तो यूनियन बना सकता है, सेंट्रल लॉ बना सकता है। हु वॉज पीएम व्हेन 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1969? तो कौन प्राइम मिनिस्टर था जब 14 राष्ट्रीयकरण हुई थी बैंक? तो इंदिरा गांधी थी। फिर आपके चौधरी चरण सिंह थे दूसरे फेज में। विच एपेक्स इंस्टीट्यूशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1982 टू स्पेसिफिकली लुक आफ्टर रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर? तो 1982 में क्या बना था? सेबी। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल नहीं, 1988 में बना था ये, और हेडक्वार्टर मुंबई में। 1992 में इसका एक्ट आया था, सेबी एक्ट आया था। सिड भी 1990 में स्टैब्लिश हुआ था। ऐसे याद कर लो, 1988 में सेबी स्टैब्लिश हुआ, 1992 में एक्ट बना, और बीच में इसके सिड भी बन गया 1990 में। इसके बीच में कहाँ पे हेडक्वार्टर? लखनऊ में। नाबार्ड बना था 1982 में, 12 जुलाई 1982 को, बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। और नाबार्ड सुपरवाइज किसको करता है? आरआरबीज को सुपरवाइज करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला है आपका, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ऑल करेंसी नोट्स इन इंडिया? तो सारे करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट कौन करता है? तो एक्सेप्ट एग्जिम अच्छा, ये एग्जिम होता है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है आपका, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है, हाँ। और ये स्टैब्लिश आपका 1982 में हुआ था, 1982 में स्टैब्लिश हुआ था। ये हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये भी वहीं पे नोट कर लेंगे, जो लोग के पास फैटमैन है तो फैटमैन में नोट कर लेंगे। ओके, पीएसएल टारगेट्स की, तो पीएसएल टारगेट जो अर्बन कोऑपरेटिव्स होते हैं उनके लिए भी वही, जितने आरआरबी के लिए होते हैं, जितने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए होते हैं, उतने ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए होते हैं। 75% का होता है उनके लिए भी। ठीक है, चलो। तो करेंसी नोट की बात करेगा तो आरबीआई आ जाएगा। सिर्फ कॉइन्स की मिंटिंग बात करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरआरबीज वर स्टैब्लिश्ड इन 1975 टू स्ट्रिक्टली प्रोवाइड क्रेडिट टू। तो क्रेडिट किसको देना था? लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को, रूरल लोगों को। ठीक है। आरबीआई अर्न्स द टाइटल ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? तो निम्नलिखित में से किस कारण से आरबीआई को अंतिम उपाय ऋणदाता कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो यह आपका क्वेश्चन अभी हमने देखा यूपीएससी में पूछा जा चुका है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है? नहीं। ठीक है। प्रिंट करता है करेंसी? नहीं। लेंड्स टू पब्लिक ड्यूरिंग क्राइसिस? नहीं, पब्लिक को नहीं लेंड करता है। किसको करता है? कमर्शियल बैंक्स को। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, फॉर्मल फॉर्मेशन ऑफ आरआरबीज, अडॉप्शन ऑफ विलेजेस बाई बैंक ब्रांचेस। तो जो बैंक ब्रांचेस हैं उनको बैंक अडॉप्ट करने के लिए भी बोला गया था। तो यहाँ पे हमें पता है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक सबसे पहली बार कब हुआ था? तो 1969 1969 में हुआ था। फिर आपका 1980 में हुआ था, 1980 में हुआ था। आरआरबीज की बात करेंगे 1975 में स्टैब्लिश हुई थी। पहले वाली 2 अक्टूबर 1975 को। प्रथम ग्रामीण बैंक थी, मुरादाबाद में बनी थी। ठीक है, प्रथम ग्रामीण बैंक थी जो मुरादाबाद में बनी थी। ठीक है, लेकिन एक्ट आया था 1976 1976 में। ओके, और ये जो है आपका अडॉप्शन ऑफ ब्रांच विलेजेस, ये तो आई थिंक जब मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 में, तब इस पर्टिकुलर इस चीज़ को लाया गया है। तो या फिर नहीं, ये तो मतलब ठीक है, लाया तो गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन इससे 1969 होगा, 75 होगा, तो 1 क्या है यहाँ पे? तो फॉलोइंग ओके, मुझे लगा इसको उसमें लगाना है ऑर्डर में। इसमें पूछ रहा है कि किसको फाइनेंशियल इंक्लूजन किसको किया जा सकता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आरआरबीज वाला है फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन है। नेशनलाइजेशन का फाइनेंशियल इंक्लूजन से कोई लेना देना नहीं है। आरआरबीज जो ओपन करी गई गाँव में, सो दैट वहाँ पहुँच सके, और ये ठीक है। ओके, ये तो आई थिंक 1960 में आया था, लेकिन यहाँ मुझे लगा ऑर्डर में लगाने के लिए आएगा, लेकिन ऑर्डर का नहीं है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ द माइक्रो, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन ऑर्डर में
के लिए भी आ चुका है, पता नहीं जो भी हो, खैर, लेकिन इसका आंसर तो 2 और 3 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का उद्देश्य नहीं है? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे माइक्रो नान्स हो गया, माइक्रो फाइनेंस होगा। प्रमोटिंग वेमेन एम्पावरमेंट बिल्कुल है। डिक्रीजिंग द हाउस होल्ड इनकम है, हाउस होल्ड इनकम को डिक्रीज क्यों करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रोल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, SSGD, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है? ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज टू द हाई इनकम ग्रुप, नहीं, लो इनकम ग्रुप। व्हाट वाज रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, भारत में विदेशी बैंकों के संबंध में क्या सिफारिश थी कि विदेशी बैंकों को स्वतंत्र रूप से संचालन की अनुमति दे दें, यानी कि फ्रीली ऑपरेट कर सकें जो हमारी फॉरेन बैंक्स हैं। तो ऐसा फ्री ऑपरेशन, फ्री हैंड तो नहीं दिया जाएगा, थोड़ा सा एक्सट्रीम साइड में जा रहा है अगर आप देखें तो, ठीक है, ओके। तो ये वाला तो आपका नहीं होगा। रिस्ट्रिक्ट फॉरेन बैंक्स टू अर्बन एरियाज, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट ही कर दो फॉरेन बैंक्स को, ये भी अगेन ये ऑपरेट फ्रीली, ये भी थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक्सट्रीम है। रिस्ट्रिक्ट कर देना पूरी तरीके से, ये भी थोड़ा सा एक्सट्रीम है। बैन कर देना, ये तो और एक्सट्रीम है। एनकरेज करना, ये थोड़ा सा जर्नलिस्टिक टाइप है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना बुद्ध जी का जो मध्यम मार्ग होता है कि दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना, बीच में, तो मध्यम मार्ग के तरीके से, ठीक है। एनकरेज करना है फॉरेन बैंक्स को ताकि वो अपने ऑपरेशंस को और एक्सपैंड करें इंडिया में। अरेंज द फॉलोइंग RBI गवर्नर्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर, ठीक है। तो जो RBI यहाँ पर गवर्नर्स दिए हैं उनके टेन्योर के हिसाब से आपको लगाना है। पहले तो हमने देखा था ऑसबॉर्न स्मिथ थे, फिर इंडिपेंडेंस के बाद सर CD देशमुख जी बने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे YV रेड्डी जो कि 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी थे, ध्यान रखना, ये 2003 से लेके 2008 तक थे, ठीक। D सुब्बाराव की बात करेंगे तो लगभग 2008 से लेके 2013 तक। उर्जित पटेल की बात करेंगे 2016 से लेके 2018 तक थे। और संजय मल्होत्रा भी करंट में है, ठीक है, इज़ दी करंट गवर्नर, ठीक है, ऑफ RBI। ऑलराइट, तो अरेंज करना है अपने को, तो कर देते हैं 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर D, ठीक है। 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल पास्ड इन द राज्यसभा इन मार्च 2025 एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स टू हाउ मेनी ईयर्स। तो जो ये राज्यसभा में बिल पास हुआ था, इसने कितने टेन्योर से एक्सटेंड कर दिया, बताइए। 10 साल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर A। थोड़ा करंट अफेयर से था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अमंग द फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया टू रिसीव एन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू सेट अप अ बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर? किसको मिला था इन प्रिंसिपल कि भाई आप प्राइवेट सेक्टर में भी सेटअप कर सकते हो? कोटक, HDFC, इंडसइंड या एक्सिस बैंक? HDFC लिमिटेड, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था टू रिसीव अप्रूवल फ्रॉम RBI टू सेटअप बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन RBI, बताइए। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं RBI में, उनका टेन्योर क्या होता है? ये NTPC का सवाल है। 4 साल का होता है, ठीक है। Liberalization enabled more autonomy and competition in the banking sector. Which of the following was the first private bank to be set up in India after the 1991 का जो रिफॉर्म्स हुए थे? तो जो 1991 के रिफॉर्म्स थे उसके बाद पहली बैंक कौन सी सेटअप हुई थी? अभी हमने देखा HDFC बैंक। When did the central office of the RBI shift to Mumbai? तो शिफ्ट कब हुआ था मुंबई? 1937 में। What is the maximum strength of deputy governors of RBI अकॉर्डिंग टू दी RBI एक्ट ऑफ 1934, जिससे इस्टेब्लिश हुआ था ये? तो कितनी मैक्सिमम डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, ठीक है, ओके। और यही होते हैं आपका जो भी हम देख रहे थे सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड में अगर बात करेंगे तो 1 गवर्नर आता है प्लस, ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर, और 4 से ज़्यादा नहीं, मतलब नॉट मोर देन 4। एक गवर्नर तो होगा ही, और नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर, यानी मैक्सिमम 5 लोग हो सकते हैं। Dash is an authoritative and self-regulatory organization and whose primary objective is to work towards the robust development of microfinance sector. तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कौन वर्क करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप एसोसिएशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क, माइक्रो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी या नाबार्ड? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क होगा, ऑप्शन नंबर B, ठीक है। CGL 2024 का सवाल है ये, करिए। A microfinance institution is a company registered under the Companies Act of 1956 and engaged in the businesses of loans and advances and acquisition of shares, stocks, bonds, debentures, securities issued by the government.
Best describe. Microfinance is a banking service provided to unemployed or low income individuals or groups who otherwise would have no access to the financial services. बिल्कुल सही है। इसमें बेस्ट पूछ रहा है क्या डिस्क्राइब करता है, तो बेस्ट ये डिस्क्राइब कर रहा है कि जो लोग लोन नहीं ले सकते हैं बैंकिंग सर्विसेज है ना, जो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं उनको लोन देने का काम है। चलिए 5 क्वेश्चन और करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मेनली इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पुअर। तो किसने वो किया है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पुअर? एसएचजीज ने, जो कि कितने लोगों का ग्रुप होता है? 10 से 20 लोगों का ग्रुप होता है ये। 42 एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम का कंपोनेंट कौन सा इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया? MFIs providing loans directly to SHGs, banks providing loans to individual members to SHGs, non-governmental organization providing capacity building training to SHGs, या फिर state governments providing subsidies to the SHGs for credit. Component of SHG बैंक linkage program क्या है भाई? SHG का लिंकेज बैंक से हो रहा है तो बैंक का लेना देना होगा ना। यहाँ पे एटिमोलॉजी पकड़ो, एटिमोलॉजी। ये एटिमोलॉजी बहुत काम आती है। जिन लोगों ने ध्यान रखा था पेपर के टाइम पे, कंप्यूटर में इस बार जो मेंस में बहुत धुआं कर दिया कंप्यूटर ने, आपको पता ही है, ठीक है, बहुत टफ पूछा, लेकिन फिर भी एटिमोलॉजी से पकड़ के काफ़ी लोगों ने 2 से 3 क्वेश्चन निपटा लिए थे। अगर आप पेपर देखेंगे तो ये आपको एटिमोलॉजी वहाँ समझ में आएगी, जो मैंने निट्टो में कायदे से सिखाया भी था निट्टो में इस चीज़ को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द SHG एंड MFIs इन इंडिया? ठीक है, भारत में स्वयं सहायता समूह और जो सूक्ष्म वित्त संस्थान है उनके बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? SHGs नॉन प्रॉफिट होते हैं वाइल MFIs आर फॉर प्रॉफिट। SHGs provide only credit while MFIs provide a range of financial services. SHGs are typically small community based organization while MFIs are larger and more formal institutions. Yes, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा इलाबोरेटिव अगर आप ध्यान से देखें तो ये ज़्यादा इलाबोरेटिव है कि नहीं है ये, कि टिपिकली छोटे होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड होते हैं। कम्युनिटी एक होती है वो यहाँ पे मिलती है, जैसे कि ठीक है छोटी कम्युनिटी होती है लोगों की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने लिज्जत पापड़ का नाम कभी सुना हो, तो महाराष्ट्र में कुछ विमेंस ने इसको मिल के बनाया लिज्जत पापड़ को, काइंड ऑफ कोऑपरेटिव है वो, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही बनते हैं आपके SHG भी। 44 द टर्म माइक्रो फाइनेंसिंग वॉज फर्स्ट यूज इन 1970s ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश विच वॉज फाउंडेड बाई। तो किसने बनाई थी बांग्लादेश ग्रामीण बैंक? तो ये था आपका मोहम्मद यूनिस। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, इनविजिबल हैंड थ्योरी रिकॉल कर सकते हो, और एनिमल स्पिरिट रिकॉल कर सकते हो। और एनिमल और ये जो ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना, उसको उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया गया था? हम लोगों ने क्या टर्म यूज़ किया था कि गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, लोग अपना एनिमल स्पिरिट दिखाएंगे और इनविजिबल हैंड की तरह काम करेंगे इकोनॉमी के लिए। अल्फ्रेड मार्शल, ये भी इनको भी फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, लेकिन इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। वो हमने पढ़ा था लैसेज फेयर, उसको क्या बोलते हैं? लैसेज फेयर। और इनको कब मिला था? 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला इनको, ठीक है। और आई थिंक बांग्लादेश में चुनाव भी हैं अभी 12 तारीख को। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू? तो डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू में क्या इशू किया जाता है? कमर्शियल पेपर होता है, ट्रेजरी बिल होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, या फिर परमिशरी नोट्स होते हैं? क्या होते हैं ज़रा बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टेन्योर, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं। ये 3 टेनोर में इशू की जाती हैं। 3 टेनोर, टेनोर का मतलब होता है टाइम पीरियड। एक तो 91 डेज़, इसका दुगना कर दो 182 दिन, ठीक है, 182 डेज़, और इसका 4 गुना कर दो 364 दिन। यानी कि 1 साल से कम के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करी जाती हैं, जिनका 1 साल से कम का मेच्योरिटी पीरियड होता है, उनको बोलते हैं ट्रेजरी बिल। 3 टेनोर होते हैं, 91 डेज़, 182 डेज़ और 364 डेज़। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर? यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा गया? बाई लॉन्च बाई कमर्शियल बैंक्स एट अ डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। तो कमर्शियल बैंक करती हैं ये कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, जो कमर्शियल बैंक्स कमर्शियल पेपर्स। देखा एटिमोलॉजी, अंधा नहीं मारना है, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हो ना, अपना दिमाग भी यूज़ करो, उसका भी यूज़ करो। प्राइमरी एम क्या अभी इसके सब कर लोगे यार, ठीक है। ये करो, मैक्सिमम लिमिट ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन्स फॉर NBFCs अदर दैन NBFC MFI, अदर दैन NBFC MFI पूछ रहा है। NBFC MFI के लिए क्या है? 75% है कि आपको अगर लोन देना, अगर आपको NBFC MFI का तमगा चाहिए तो 75% होना चाहिए। अदर दैन NBFC का 25% था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये हो गए आपके NBFC MFI, ये देखिए है अदर दैन, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट ऑन माइक्रो फाइनेंस लोन्स इज दिस फॉर एंटिटीज अदर दैन NBFC MFI, ठीक है। वैसे 75% है। इन इंडिया ऑल लोन्स दैट आर बिलो डैश आर कंसिडर्ड एज माइक्रो लोन्स। माइक्रो लोन्स किसको बोलते हैं? जो किससे नीचे हो? 3 लाख से नीचे हो, डी।
हाँ तो ये आंसर की भी है, ये करो। RRBs वर स्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, तो RRBs को किस किस कमेटी के रिकमेंडेशन में वो किया गया था, तो हमें पता है केलकर कमेटी ने बोला था और RRBs बढ़ाओ नहीं, सेटअप हुई थी नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। नरसिम्हम जो कमेटी बनी थी उसके रिकमेंडेशन पे इसको सेटअप किया गया था। एंड फॉर NBFC MFI मैक्सिमम वेरिएंस परमिटेड फॉर इंडिविजुअल लोन्स बिटवीन दी मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम इंटरेस्ट रेट और मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट के बीच में कितना वेरिएंस परमिटेड है, तो ध्यान रखिएगा इट कैन नॉट एक्सीड 4%। फैटमैन वालों 4%, ये चीज़ प्लीज़ फैक्ट नोट कर लीजिएगा इसमें, ठीक है। ये चीज़ को ऐड कर लेना, उसमें नहीं होगा, ठीक है। 4% से ज़्यादा का वेरिएंस नहीं हो सकता है, ओके। हाँ, BK डैश बिकम द फर्स्ट बैंक टू गेट RBI का अप्रूवल फॉर रुपी ट्रेड, तो रुपी ट्रेडिंग के लिए पहली बैंक कौन थी, तो गेस कर सकते हो कौन सी बैंक होगी, तुमको क्या लगता है? क्या लगता है? SBI? नहीं, हर चीज़ के लिए SBI होगी। तुम क्या लगता है हर चीज़ के लिए SBI होगी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे यूको बैंक है, ठीक है। यूको बैंक, ऑप्शन नंबर C आंसर होगा, ठीक है। अभी वॉस्त्रो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। नाबार्ड लॉन्च अ स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट इन 2004-05 कॉल्ड डैश मेनली टू फुलफिल द क्रेडिट नीड्स ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। क्या किया था, क्या 2004-05 में? JLG, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स। बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992 में लॉन्च हुआ था, ना कि 2004-05 में, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे फैटमैन वाले भाई बंधु हैं, ठीक है। स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट 2004-05 में JLG, ओके। मेन सोर्स ऑफ, ये तो आप आराम से कर लेंगे। कमर्शियल बैंक के लिए सोर्स क्या होता है इनकम का, जो डिपॉजिट होते हैं लोगों के, वो, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इनकम, इसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड बोलते हैं बैंक का। याद आया कि जो डिपॉजिट किया जाता है और जो लोन में चढ़ाया जाता है उसके बीच का जो गैप होता है वो, ठीक है, उनका प्रॉफिट होता है। ये कर लेंगे। यहाँ पूछ रहा है कि MFI का एग्जाम्पल कौन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का? SBI है, बंधन बैंक है, ICICI है, HDFC। तो बहुत आसान है, बंधन बैंक है, ठीक है, छोटी बैंक। Which of the following microfinance institution was established in India at the time of independence? SHG, ग्रामीण मॉडल बैंक, रूरल कोऑपरेटिव, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप। तो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप तो बाद में हुए, अभी हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। JLG 2004-05 की बात है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, फैटमैन में। आंसर क्या होगा? रूरल कोऑपरेटिव्स। SHGs को भी 1974 में किया गया, याद करो। सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, इंडिपेंडेंस के टाइम की बात कर रहा है, तो ये दो तो एलिमिनेट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बाकी तो सब आप कर ही लोगे, आसान है। बाकी यहाँ पे आंसर की भी प्रोवाइडेड है, ऑलराइट, ठीक। तो थैंक यू, आज का लेक्चर होता है ख़त्म। कल मनी एंड बैंकिंग का आखिरी लेक्चर होगा, जहाँ पे आज का जो कंपोनेंट था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और फंक्शंस क्या होते हैं मनी की, वो समझेंगे। और साथ ही साथ जब पेमेंट और M0, M1, M2, M3, M4 जो होता है, ये सब देखेंगे। और जो NPA होते हैं बैंक के, ये सब, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ओके। मोहम्मद यूनुस को नोबेल भी 2006 में, कहाँ पे मैंने, एक सेकेंड 1970 लिख दिया क्या मैंने? एक सेकेंड रुको, 1970 में तो उनको मिला था नॉर्मन बोरलॉ को। पता नहीं क्यों कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दिमाग में, अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कुछ तो साइकोलॉजी होगी। कि जैसे मैं मोहम्मद यूनुस और का जो नोबेल है और जो उनका नोबेल है नॉर्मन बोरलॉ, उसमें पता नहीं इंटरचेंज हो जाता है मुझसे, पता नहीं क्यों, कुछ तो कारण है। जैसे मुझसे इरविन और रिपन, इनमें एक्सचेंज वो हो जाता है, इंटरचेंज। जब हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो इरविन की जगह कभी कभी रिपन निकल जाता है मुँह से। ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि नहीं सही बोला है, लेकिन बाद में पता चलता नहीं मैंने तो गलत बोला है, ठीक है। 2006 कर लीजिए ना उसको, जहाँ पे भी हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे तो लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है 2006, तो 2006 कर लेना, अगर मैंने गलती से कहीं बोल दिया तो। सर आप रनिंग करते हो क्या? हाँ करते तो हैं, कभी कभी नहीं कर पाते हैं, वैसे तो जनरली करते हैं। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में इंडिविजुअली लोन ले सकते हैं, SHG में भी होता है, ठीक है। SHG में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं ले सकते हैं, काफ़ी सिमिलर की तरह के होते हैं। बस ये होता ये है, मेन तो अंतर ये होता है कि इसमें SHG में जो है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इसमें सेविंग होती है, सेविंग की रिक्वायरमेंट होती है, तभी SHG जो है लोन ले सकते हैं या फिर खाता खुलवा सकते हैं। JLG में कोई सेविंग रिक्वायर्ड नहीं होती, बस ये एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, JLG में नो सेविंग रिक्वायर्ड, SHG में होती है। सेम पिंच सर, अच्छा। आज का लेक्चर सर 8 मिनट तक प्राइवेट ना करना, ड्यू टू वाईफाई इंटरनेट इशू में लेट ज्वाइन किया था, ओके। एडमिन जी थोड़ा रुक जाइएगा, 5-10 मिनट, ठीक है।
चलिए, तो कल ध्यान रखिएगा, कल इस वीक की हमारी आखिरी क्लास होगी। फिर उसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी वो ट्यूसडे को होगी, ठीक है? तो ये आपको बता दूँ, राइट? और एग्ज़ाम भी नोट कर लेना, फैटमैन वाला जो मैंने बताया था एग्ज़ाम। हाँ, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आरबीआई को कैसे प्रिंटिंग वो होती है, करेंसी प्रिंट करके अर्न करता है मनी, तो मैंने आपको कुछ सेन्योरेज करके पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, तो उस प्रोसेस के थ्रू अर्न करता है, ठीक है? ओके। ठीक है, तो जैसे उसको प्रिंटिंग करने में मान लो 500 रुपये का प्रिंट करने में 5 रुपये का कॉस्ट है, तो बाकी का एक तरीके से मुनाफा टाइप भी माना जाता है उसका। सर, साइबर वाला पैसा आ जाए तो कैसे होल्ड हटवाएं, समझा नहीं मैं। बिट्टू कहाँ है भाई? आजकल मैं गेट बंद कर देता हूँ ताकि बिट्टू ना आ पाए। व्लॉग्स आएंगे फिर तो। टॉम दे बिल्ले बेटे, सुधर जाओ, व्लॉग्स आएंगे, ठीक है? हाँ, शादी है बिल्कुल, तो तुम्हारी बात को मैंने सीरियस ले लिया ना। अब तुम 28th क्वेश्चन, ओके, कहाँ गया? With reference to the India, consider the following events. Which of the financial inclusion? Which of the following events can be considered as steps to achieve financial inclusion? RBs, बैंक ब्रांचेस। हाँ, नेशनलाइजेशन को भी रखा जा सकता है उस सेंस में, तो इस सेंस में कि भाई हाँ, बैंक ने नेशनलाइजेशन इसीलिए किया था, राष्ट्रीयकरण, सो दैट कि बैंक्स का कंट्रोल होल्ड आ सके, जो बैंक्स प्राइवेट लोगों के हाथों में है, और बैंकिंग सर्विसेज उन लोगों को भी दी जा सके जो लोग बैंकिंग सर्विसेज से पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो 1 2 3 से कर लेना। बाकी ऑर्डर में अगर पूछेगा तो 3 देन 2, सॉरी 3 1 2 आंसर हो जाएगा अगर ऑर्डर पूछता है तो, लेकिन ऑर्डर यहाँ पूछा नहीं है तो खैर कोई नहीं। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, मिलते हैं कल, ठीक है, वीक की आखिरी क्लास में। थैंक यू। कल हम ख़त्म कर